कहाँ MBBS और कहाँ आर्ट। मेरी आंखों में आंसू आए थे, बट आज मैंने प्रूव कर दिया। वही लोग बोलते हैं मैम एक सेल्फी प्लीज। जब आपने बोला कि MBBS छोड़ के, या उस टाइम आपको ऐसा पता चला कि नहीं अब कैरियर इसी फील्ड में बनाना है, तो उस टाइम क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का, जो डॉक्टर बनाना चाह रहे थे और अब आर्ट में आना है? पहली बार तो यकीन ही नहीं हुआ था, मतलब इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, इतने ज़्यादा लाइक्स आ रहे थे। वो देखकर ऐसा लग रहा था कि आज आसमान पर हूँ मैं। एकदम से मेरी रील इतनी ज़्यादा वायरल कैसे हो गई। 3 से 4 दिन में मेरा 2.3 मिलियन टिकटॉक पर फॉलोअर्स हो गए थे। तो वो देखकर तो लगा कि ये तो बस ड्रीम है, और उसके बाद ड्रीम टूट भी गया। तो स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल अकेली थी, और फिर शान मेरी लाइफ में आए। हमने भी कैमरे में चेक किया कि ये खराब कैसे हुई, तो इस वजह से मैंने रंगोली मिटाना शुरू किया। हम लोग जनरली सुनते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट यहाँ पे कुछ रिवर्स इक्वेशन दिखती है। तो मुझे लगता है कि मैं आंधी हूँ और शान मेरी लाइफ में आए हैं, तो शान अनस्टॉपेबल है। तो मैं अब अनस्टॉपेबल आंधी हूँ, कभी ना रुकने वाली। शान जब से आए हैं तब से कि इसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, शान ने मुझे ब्लॉक कर दिया। वो तकड़ू है। रिस्क फैक्टर तो हर जगह रहता है, वो एक पॉइंट आता है कि नहीं हम लेके खत्म करते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं भारत का इतिहास बना रहे हैं, जिसमें आपको एक ही रंगोली में धर्म दिखेगा, एक ही रंगोली में आपको राजनीति दिखेगी, और एक ही रंगोली में आपको भारत का इतिहास दिखेगा। क्योंकि हम जब ड्रॉ करते हैं तो हम ड्रोन से देख पाते हैं, बार बार ऊपर जाके तो नहीं देख पाएंगे, पॉसिबल नहीं है ये। मेरे दिन की जिसमें परशुराम जी बने थे, उसमें हम 4-5 रॉज बना देते। हमारा केदारनाथ वाला बहुत खतरनाक था, क्योंकि वहाँ पल पल पर बारिश हो जाती। दूर से केदारनाथ तक की रंगोली बनाई हमने, पूरे रूट पे जो पूरा है ना, नीचे से ऊपर तक जाते 22 किलोमीटर्स का पूरा ट्रैक है। पूरा ट्रैक पर रंगोली बनाते हुए गए हम, नाचते गाते हुए सारे बच्चे। तो अभी तक इन लोगों ने शायद 10,800 रंगोलीज बनाई होगी। हमारा चैनल वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्ट चैनल है। जैसे एक इंसिडेंट हम शेयर करते हैं, कंस्ट्रक्शन के साथ हम लोग इवेंट के काम करते हैं, तो एक काम हम लोगों को मिला था, उसमें मंदिर का डेकोरेशन अमित शाह जी आने वाले थे। आज आप बडिंग आर्टिस्ट हो, तो आपके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सिर्फ यूट्यूब ही है, और हमारे 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, और चैनल है को। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म, हमारे पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि अभी तक हम लोगों का ऐसा कोई पॉडकास्ट नहीं हुआ कि जिसमें इतने बड़े आर्टिस्ट को हमने क्वेश्चन किए हों। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि कब पहली बार लगा कि ये रंगोली या आर्टिस्टिक फील्ड में मुझे आना है? बचपन से मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी, ऐसे ड्राइंग करती हूँ। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि वो कैलेंडर्स में से भगवान ड्रॉ करता है, तो ऐसे मैं करती थी। बट मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं इतना नाम कमा लूँगी आर्ट में। और बहुत सारे पॉइंट्स से जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे MBBS छोड़ के अब आर्ट में करियर चूज़ करना चाहिए। MBBS छोड़ के? हाँ जी। तो पहले मुझे पूरा फिर से बताओ कि फैमिली बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से एजुकेशन हुई, कैसे इस फील्ड में स्टार्टिंग से बताओ। पापा को बनना था डॉक्टर, और जब पापा नहीं बन पाए तो उनका बिजनेस था, साड़ियों की शॉप है उनके। तो मेरे मन में था कि जो पापा की इच्छा, उनका जो ड्रीम था वो खुद पूरा नहीं कर पाए, तो मैं उनका ड्रीम पूरा करूं। और जब उन्हें पता चला कि मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो वो थोड़े से इस टाइप के कि डायरेक्ट नहीं मुझे बताते, सारी चीज़ें डायरेक्ट नहीं बताते। तो वो किसी से भी रिलेटिव से मिलते थे तो बोलते थे कि मैं इसके लिए एक बिल्कुल हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, जहाँ पर बहुत मतलब बहुत सारे बेड्स होंगे। कुछ बेड्स हम चैरिटी के लिए रखेंगे कि कोई अगर ऐसा है जो इलाज नहीं करवा पाता है तो वो ये करेगी। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी थी। तो एक मन में रहता है ना कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है, पापा के लिए बनना है। पर फिर सारी चीज़ें ख़त्म एकदम से। MBBS छोड़ा और आर्ट में करियर चूज़ किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो चाहते थे कि वो मुझसे सीखें। मुझे नहीं आता था। मैं खुद के फेस का भी कार्टून बनाती थी, बट वो लोग सोचते थे कि नहीं, हम आपसे सीखना चाहते हैं। तो वहाँ पर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे MBBS छोड़ना है और आर्ट में मुझे कुछ करना है। तो ये जो आर्ट वाली जो आर्ट थी, वो क्या MBBS में पता चला, या जब क्लास 4th-5th में थे? ये कब पहली बार, कब पेंसिल या रंगोली ये सब पहली बार कब हुआ? ये कॉलेज टाइम में हुआ। मैंने 1 साल ड्रॉप भी लिया MBBS के लिए, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर मैंने 1 साल और छोड़ा,
और फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, उस साइड मुझे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ आर्ट ही करना है। इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, या कोई गुरु या किसी को आइडियल मानते हो कि नहीं मुझे वैसा बनाना है या उनके जैसा बनना है, ऐसा कुछ था? स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि 25 दिसंबर 2014 की बात है, 14। डेट मुझे अच्छे से याद है। मैं घर पर सुबह सुबह न्यूज़पेपर आया और न्यूज़पेपर में कुछ बच्चों ने खुद के पोर्ट्रेट बनाए हुए थे। तो एक छोटा बच्चा होता है ना, वही सोचता है कि खुद के पोर्ट्रेट कैसे बना लिए इन्होंने, फोटो देखकर बनाया या कांच सामने रखकर बनाया। तो मैंने कांच रखा सामने और ट्राई किया कि मैं खुद का बनाऊं, पर जब मैं ऊपर देखती हूँ तब तो मुझे याद रहता है, जब मैं नीचे ड्रॉ करती हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता। तो ये थोड़ा सा सीन हो गया था मेरे साथ। फिर मैंने एक अपनी फोटो क्लिक की, उससे मैंने पोर्ट्रेट बनाया और वो इतना गंदा बना था, कार्टून बन गया था। फिर मैंने उसके ऊपर अपना नाम लिख दिया कि ऐसे नहीं पहचानेंगे तो सब ऐसे पहचान लेंगे। ऐसा करते करते मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट बनाए, अपने कजिन्स के सभी के बना दिए, सभी के कार्टून बना दिए और पूरी वॉल पर लगा दिया। अब रिलेटिव्स आते थे, बहुत सारे लोग आते थे, तो वो देखते थे कि अच्छा इसने बनाया है तो हमारे बच्चों को भी सिखा दो। और मुझे लगता था मैंने कार्टून बनाया, इनके बच्चों को भी मैं यही सिखाऊंगी। तो वो एक न्यूज़पेपर देखकर इच्छा हुई कि नहीं, पोर्ट्रेट में कुछ करना है। जब आपने बोला कि एमबीबीएस छोड़ के, या उस टाइम आपको ऐसा पता चला कि नहीं अब कैरियर इसी फील्ड में बनाना है, तो उस टाइम क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का, जो डॉक्टर बनाना चाह रहे थे और अब आर्ट में आना है? बहुत सारे लोगों ने, मतलब पेरेंट्स का तो स्टार्टिंग से सपोर्ट था, उनका था कि कुछ भी कर, खुशी से कर, और ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, घर की साइड से कोई प्रेशर नहीं था। बट मुझे ये लगता था कि मैं मतलब किसी का ड्रीम पूरा करना चाह रही थी, वो मैं छोड़कर अब अपना ड्रीम पकड़ रही हूँ। तो ऐसा नहीं हो कि सारी चीज़ें मुझसे गलत हो, या ऐसा होता ना कि डेस्टिनी आपको एक साइड ले जाना चाहती है। तो जब मैं एमबीबीएस के लिए फॉर्म भरती हूँ या कोई से भी एग्जाम का फॉर्म भरती थी, तो वो फॉर्म मतलब रिजेक्ट हो जाता था, या फॉर्म होता ही नहीं था, कुछ काम ही नहीं होता था। और यहाँ पर ऐसा होता था कि आर्ट फील्ड में सारी चीज़ें आगे आगे होती जाती थी। तो मुझे एक साइन मिलता गया, एक साइन मिलता है आपको। कंसर्ट हो गया। हाँ, और अगर आपने वो साइन पकड़ लिया तो आप बहुत सक्सेस कर जाओगे। आप क्या बोलते हैं पापा, जब डॉक्टर नहीं बनता है तो आप क्या रिएक्शन रहता है? बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो मुझे मिले, उन्होंने सीधे ये बात भी कही मुझे कि कहाँ एमबीबीएस और कहाँ आर्ट, ये बोलकर गए थे लिटरली वो मुझे। मेरी आंखों में आंसू आए थे, बट आज मैंने प्रूव कर दिया। वही लोग बोलते हैं मैम एक सेल्फी प्लीज। ग्रेट। और वो चीज़ फिर आप पैसे से या किसी डिग्री से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, कि जब वो एक इंटरनल एक्सपीरियंस होता है कि नहीं ये आए हैं फोटो खिंचवा। और ऐसा एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है कि बहुत सारे होंगे, अपन वो तो आगे डिस्कस करेंगे। मुझे ये बताइए कि जैसे आपने स्केच का बताया, और अभी हम लोग जब आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं तो आपकी बड़ी बड़ी रंगोली होती हैं, जिनको मुझे लगता है कि अब बस बीघा या एकड़ में आना, बाकी स्क्वायर फीट्स में तो आप लोग क्रैक कर चुके हो। तो कौन कौन सी आर्ट में आप लोग हैंडल करते हो उन चीज़ों को? सारे आर्ट में बनाती हूँ। स्टार्टिंग मैंने स्केच से किया था, फिर मैं वाटर कलर पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, इंटरनेशनल प्राइज मैंने जीता है क्ले मॉडलिंग में, रंगोली में। तो मैं क्ले से मूर्तियाँ भी बनाती हूँ। अच्छा। और बहुत सारी चीज़ें आर्ट में, मैं मुझे कुछ भी दे दो मैं सब कर दूंगी। और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे बस रंगोली में ही आता है, बस बना के मिटाने में। बनाने की मिटाने में, यही मैंने आपकी जो ट्रेंडिंग जो आपकी रील्स होती हैं, तो ये इसके पीछे जो आइडिया था वो कहाँ से आया पहली बार, क्या था? और बड़ी ट्रिकी होती हैं आपकी रील्स, उसके पीछे कहाँ से आइडिया आया था? इंदौर में एक बहुत अच्छी फैमिली है, उनका 25th एनिवर्सरी थी वो कपल की। तो उन्होंने पूरा शादी जैसा कुछ शूट मीन्स पूरा उन्होंने वैसे किया था, इवेंट वैसे प्लान किया था। तो उन्होंने रंगोली के लिए मुझे बुलाया, तो मैं वहाँ पर रंगोली बनाने के लिए गई। मैंने वहाँ पर रंगोली बनाई, और घर से बहुत दूर था, स्कूटी पर हम लोग प्लाईवुड लेकर जाते थे, कलर्स की बोरियाँ लेकर जाते थे, मतलब वो स्ट्रगलिंग फेज था। वहाँ गए, हमने रंगोली बनाई, रंगोली बनाकर हम लोग घर आए। कुछ 30 किलोमीटर दूर था, ओके। 30 किलोमीटर तक मैं स्कूटी से गई, रंगोली बनाकर घर आए। घर आते से ही फ़ोन आता है मेरे पास कि आप ना रंगोली थोड़ी-सी ख़राब हो गई है, तो आप ठीक करने आ जाओ। तो मैंने बोला आप फ़ोटो भेजिए कितनी ख़राब हुई है, मैं ठीक कर भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि रंगोली एक ऐसा मीडियम है कि आप उसको नहीं ठीक कर पाते हो, फिर से आपको पूरा बनाना होता है। तो उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा, फिर मैं एकदम से वैसे हो गई कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि वो ख़राब हो चुकी थी, ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ? हम तो इसको प्रॉपर कवर कर कर आए थे, प्रॉपर हॉल में रख कर आए थे। तो उन्होंने बोला कि ये हॉल कवर था, हमने भी कैमरे में चेक किया कि ये खराब कैसे हुई। तो वहाँ पर जो वर्कर्स थे उन्हें लगा कि वो पेंटिंग है और उन्होंने खड़ी कर दी। अब आप समझिए खड़ी क्यों हुई, रंगोली जो प्लाईवुड से पूरी गिर गई है उसको मैं ठीक कैसे करूँगी?
तो वहाँ मुझे समझ आया कि लोगों को जब तक मैं मिटा कर नहीं बताऊंगी वो समझेंगे ही नहीं कि ये रंगोली है, वो समझेंगे ये पेंटिंग है, ये पोस्टर है या फिर ये प्रिंट है। उनको ये लगेगा ही नहीं कि रंगोली है। इसमें मैंने एक एक जो पिंच से मेहनत की है वो उनको दिखेगा ही नहीं। तो इस वजह से मैंने रंगोली मिटाना शुरू किया। इतना फाइन है वो, मतलब वो 24 कैरेट से भी ज़्यादा, गोल्ड से भी ज़्यादा प्योर आर्ट है, राइट। अभी जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग आपके सारे कंटेंट देखते हैं, तो इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई यूट्यूब की, या कब आपको लगा कि नहीं अब मुझे स्विच करना चाहिए, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे आना चाहिए? स्टार्टिंग में मैं सिर्फ बच्चों को सिखाती थी। मैंने ऐसा कुछ भी सोशल मीडिया पे स्टार्ट नहीं किया था। मैंने टिकटॉक पर बनाना स्टार्ट किया। नॉर्मल वीडियोस बना रही थी मैं, वो जो ट्रांजिशन वाले होते हैं, लिप सिंक वाले होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था इन सब चीज़ों का। तो मैं पहले खुद के वीडियोस बनाती थी मेकअप करते हुए, अलग अलग चीज़ों के ट्रांजिशन वो सब ट्राई करती थी मैं। एक बार तो मैंने ट्रांजिशन किया था कि मैं सीता जी बनी थी, राम जी बनी थी। कोविड में सारी चीज़ें करती थी मैं। सब हनुमान जी सब मैं बन के एक पूरा रामायण का दृश्य मैंने तैयार किया रील के लिए। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि वो चीज़ें इतनी ज़्यादा चलती नहीं है। मतलब एक टाइम तक वो चलती है, उसके बाद कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ आपको आगे तक नहीं लेकर जाएगी। और आर्ट तो कहीं न कहीं अंदर छुपा हुआ था। तो मैंने सोचा कि आर्ट में कुछ बनाते हैं और कुछ ऐसा बनाते हैं कि लोग एकदम से शॉक्ड हो जाए कि मैंने ये बनाया है, ये रखा हुआ है, ये गायब कैसे हो गया? तो सबसे पहले मैंने एक बर्ड बनाया। वो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि वो ऐसा लग रहा था कि वो ऊपर बनी हुई है, ज़मीन से ऊपर उड़ रही है। तो लोगों को ऐसा देखकर लगा कि ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने शूज़ बनाए, शूज़ ऐसे रखे और उसको मिटा दिया। तो लोगों को लगा ये तो जादू हो गया, और जैसे ही मिटाती हूँ तो वो रंगोली बन जाती है। तो कुछ नया सा हो गया ये। फिर मैंने उस पर ट्राई करना स्टार्ट किया और मेरी हमेशा से सिर्फ एक ही आदत है, आज जो मैंने किया है ना, कल मैं उससे ज़्यादा ही कुछ अच्छा करूँगी। और कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि आज मैंने इतना अच्छा कर लिया, अब मुझे कल क्या करना है? नया कैसे? हाँ। जैसे अब इतना सारा नया ट्राई करते ही रहना पड़ता है कंटिन्यूअसली, तो जब कुछ बड़ा के लिए जाते हो या कुछ तैयारी करते हो, तो उस टाइम क्या दिमाग में चलता रहता है कि ये बिगड़ेगा, अच्छा होगा, नहीं होगा? क्या दिमाग में क्या चलता है उस टाइम जब कुछ बड़ी रंगोली या बड़ा कुछ इवेंट होता है? मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल सभी बना लेते हैं, पर जो बिगड़े हुए को बना दे असली कलाकार वही होता है। तो बिगाड़ते हैं बच्चे, वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा आर्ट है नहीं जो हम एक बार में परफेक्ट बना लें। कहीं न कहीं वो मिस्टेक होती है, पेंसिल से ज़्यादा इरेज़र काम में आता है, तो मिटता तो ज़रूर है। तो उसी को सुधारना एक असली कलाकार की पहचान है। और जब हम छोटी-छोटी रंगोली बनाते हैं, तो बहुत बार होता है कि कलर्स खत्म हो गए। एक बार हमने कलर मिक्स कर लिए, दूसरी बार सेम कलर नहीं बने, आधे फेस का कलर चेंज हो गया, आधे फेस का कलर चेंज हो गया। तो उसके ऊपर से थोड़ा बहुत कुछ काम करके उसको ठीक करना, या किसी स्टूडेंट ने बनाया है उसको ठीक करना, तो वो चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ होती है कि नहीं मज़े आ रहे, अब तो छोड़ो, कुछ नया ही करते हैं। जब आपने पूरा बना लिया हो ना, मेरी एक आदत है कि मुझे सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए। सब कुछ वैसा चाहिए जैसा मैंने सोचा है अपने दिमाग में। मुझे मतलब पहले से ही सारी चीज़ें आ जाती है कि यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ से मैं बिल्कुल रफ होंगी, यहाँ से हाथ आएगा, वो नहीं आया तो वो क्यों नहीं आया? ऐसा करके दो। एडिटिंग में भी मैं एडिटिंग टीम की ना जान खा जाती हूँ कि नहीं मुझे ऐसा चाहिए तो ऐसा चाहिए। तो इरिटेशन जब होता है जब बहुत ज़्यादा काम बिगड़ जाता है और ऐसा लगता है कि अब उतना ही टाइम फिर से देना पड़ेगा, तब लगता है। बट आर्ट करने में मज़ा ज़्यादा आता है। अब मुझे कुछ टिप्स बताओ। आज हर आदमी लगा हुआ है वायरल होने में, और आपकी तो कोई ऐसी चीज़ जाती नहीं कि जो वायरल ना हो। तो जब पहली बार वायरल हुए थे तो क्या फील आया था अंदर से, कैसा लगा था? पहली बार तो यकीन ही नहीं हुआ था, मतलब इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, इतने ज़्यादा लाइक्स आ रहे थे, वो देखकर ऐसा लग रहा था कि आज आसमान पर हूँ मैं। एकदम से मेरी रील इतनी ज़्यादा वायरल कैसे हो गई? पहले तो लगा कि शायद ये कुछ ग्लिच होगा, एकदम से इतना ज़्यादा कैसे आपका वीडियो वायरल हो सकता है, क्योंकि उसके पहले मैं सारे लिपसिंग वाले वीडियोस बना रही थी। तो लिपसिंग वाले वीडियोस इतने ज़्यादा जा नहीं रहे थे, और जैसे ही मैंने आर्ट वाला वीडियो पे स्विच किया तो वो बिल्कुल मिलियंस पार हो गया। और 3 से 4 दिन में मेरा 2.3 मिलियन टिकटॉक पर फॉलोअर्स हो गए थे। अच्छा। तो वो देखकर तो लगा कि ये तो बस ड्रीम है, और उसके बाद ड्रीम टूट भी गया क्योंकि टिकटॉक बैन हो गया था 3 से 4 दिन बाद फिर। तो फिर टिकटॉक बैन हो गया था, फिर उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पर आई, इंस्टाग्राम पर फिर से मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। पुराना जो भी कंटेंट था वो उस पर डाला और फिर वो भी वायरल होना स्टार्ट हो गया।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आपको रेगुलर रहना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हो तो आपको रेगुलर रहना है। टिकटॉक पर मैं थी, मैंने रेगुलर वीडियोस डाले, मतलब अगर मैं दिन में एक वीडियो डाल रही हूँ तो मैंने नाइट में भी डाला, और अगर आप रेगुलर रहते हैं तो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। वही कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? ठीक है, आपने तो आर्ट बना दिया आपकी, बट इसके पीछे टीम कैसे काम करती है और कौन कौन लोग आपको इन सब चीज़ों में सपोर्ट करते हैं? तो स्टार्ट तो मैंने खुद ने किया था। मैं पहले वीडियो बनाती थी, फिर मैं उसे एडिट करती थी, फिर पोस्ट करती थी, फिर कमेंट्स के रिप्लाई करना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी तब मेरे पास। और मुझे लगता है कि एक सिंगल पर्सन सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाता है, तो धीरे धीरे मैंने टीम बढ़ाना स्टार्ट की। जैसे हम जो इंस्टाग्राम से यूट्यूब पर आए, पर आए तो फिर टीम हमारी बढ़ी, और टीम बढ़ी तो एडिटर्स आए, तो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए टाइम मिला। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि आप जब अपने आर्ट पे फोकस करते हो तो आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर कुछ गलत है, तो आप उसको ठीक करने में लग जाते हो। बट आपका ये फोकस रहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ वीडियो बनाकर डालना है, तो आर्ट आपका कैसा भी है आप उसको 50% दे रहे हो, एडिटिंग का 50% दे रहे हो, आप ऐसा करके अपना काम चलाओ, काम कर रहे हो। बट जब मेरे पास टीम आ गई तो मेरा पूरा फोकस हो गया कि नहीं, मुझे अब सिर्फ आर्ट पर फोकस करना है। ओके। और ये जब चीज़ें होती हैं तो इसको मैनेज कैसे कर पाते हैं? क्योंकि एक आर्ट फील्ड में आपको फोकस करना है तो मेन तो आपको वहीं फोकस करना है, बट इसके पीछे जो बैक ऑफ द स्टेज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये कैसे मैनेज कर पाते हो, या कौन करता है ये सब चीज़ों को मैनेज? तो स्टार्टिंग में तो मैं बिल्कुल अकेली थी, और फिर शान मेरी लाइफ में आए, और शान ने सारी चीज़ों को ऐसे हैंडल किया कि वो मेरी बैकबोन बन चुके हैं, और बिल्कुल मुझे पंख लगा दिए और ज़्यादा उड़ने के लिए। आज शान शिखा के हस्बैंड है, और उनकी स्पीड को जो 10x किया है वो इनके हस्बैंड है, इनके मैनेजर हैं। तो आज पहली बार हम पॉडकास्ट में ऐसा कर रहे हैं कि बिटवीन द पॉडकास्ट हम एक और गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। शान, आप प्लीज़ आगे की जर्नी में हमें ज्वाइन करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। क्या एक्सपीरियंसेस थे, कैसे आपने जर्नी को एक्सेलरेट किया शिखा की? तो हम प्लीज़ वेलकम करते हैं शान को भी, कि शान प्लीज़ आओ आप हम लोगों के साथ, और आगे की जर्नी को हम लोग साथ में कंटिन्यू करते हैं। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट शो शान। सो मच। क्या कैसा लग रहा है अभी पहली बार हम लोगों के साथ जुड़ने का? मैं बहुत टाइम से पीछे से भी सोचा था कि मैं मतलब अभी तक हमेशा मैं बैक स्टेज रहता हूँ, तो थैंक्स टू मधुर भैया, आपका चैनल रूबरू विद शो पे, जिन्होंने मुझे फ्रंट स्टेज पे जगह दी है, और फर्स्ट टाइम मैं फ्रंट पे बैठा हूँ। थैंक यू सो मच। बट ये फ्रंट स्टेज के अलावा मैं जितना आप लोगों को जानता हूँ कि उसके पीछे के जो एफर्ट्स रहते हैं शिखा के अलावा, जो आप चीज़ें करते हैं वो बहुत इंस्पायरिंग है। वो चीज़ें सामने आ नहीं पाती। हम लोग जनरली सुनते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट यहाँ पे कुछ रिवर्स इक्वेशन दिखती है। तो शिखा, इसको कैसे लेते हो आप, बताओ थोड़ा सा। तो मुझे लगता है कि मैं आंधी हूँ और शान मेरी लाइफ में आए हैं, तो शान अनस्टॉपेबल है, तो मैं अब अनस्टॉपेबल आंधी हूँ, कभी ना रुकने वाली। शान जब से आए हैं तब से। कैसा बॉन्ड है और कैसे मिले, बताओगे हमारे व्यूअर्स को कैसे जर्नी स्टार्ट हुई है? और मिले तो हम इंस्टाग्राम पर थे, शान ने मुझे मैसेजेस किए थे, और शान को लगा कि इसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, शान ने मुझे ब्लॉक कर दिया। है, वाह, ये बड़े आर्टिस्ट हो रहे थे मतलब उस टाइम। बहुत अकड़ू है। अच्छा, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। देखो शिखा की फैन आर्मी देख ली होगी हाँ, पूरे कमेंट बॉक्स में, आप मेरे को ना राइट 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 राइट। नहीं तो अपन करते हैं ना, काउंटर बैक करेंगे। हाँ, फिर क्या ब्लॉक कर दिया? शान ने मुझे ब्लॉक कर दिया, फिर शान को ऐसा लगा कि अरे यार इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, शायद नहीं देखा होगा, नहीं रिप्लाई किया होगा, तो फिर अनब्लॉक कर दिया, फिर मैसेजेस करना स्टार्ट किया। फिर शान ने मुझे ना होली पर बोला कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारा आर्ट बहुत पसंद है, तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मिलना। ये जयपुर में थे उस टाइम पर। अच्छा, फिर इन्होंने राखी पर ही आए थे, इन्होंने बोला कि मुझे तुमसे मिलना है, मैंने तब भी मना कर दिया। फिर दिवाली के टाइम पर मैंने C2 1 में रंगोली बनाई थी, तब इन्होंने बोला मुझे तुम्हारा आर्ट देखना है, मुझे तुम्हारी रंगोली देखना है, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, फैन है, अगर रंगोली देखना चाहते तो देख सकते, पर मुझे क्या पता था रंगोली नहीं मुझे देखना है। बट हमारी टीम जब रिसर्च कर रही थी शान, तो हम लोग चाह रहे थे कि आप भी हम लोगों के साथ ज्वाइन करो। तो उस टाइम ऐसा था कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, तो वो स्विच करना, इन सब चीज़ों को ज्वाइन करना कितना टफ था, या फैमिली ने उस टाइम सपोर्ट किया? कैसे वो ट्रांजिशन कैसा था कि जॉब छोड़ना, ज्वाइन करना, क्या था पूरा सब बताओ। वो बोलते ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाती है। तो शायद अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं बहुत स्टूडियस था, तारीफ पता होती है, बट नहीं, मैं जानता हूँ, हम लोग इंजीनियरिंग में मेजर।
स्कूल टाइम में भी मेरा मतलब ड्रीम था कि मुझे नेवी करना है, मुझे मरीन इंजीनियर ही बनना है, बट कुछ सर्टन फैमिली इश्यूज भी थे, सारी चीज़ें, तो मैं तब वो नहीं कर पाया था। फिर धीरे धीरे मैं इंदौर से नॉडल फुटबॉल प्लेयर था, मैं गिटार बजाता था, मेरा खुद का बैंड था, पद बैंड सुना था, मैं लीड गिटारिस्ट प्ले करता था। देन डांस शो में भी, जो शामक डावर जी हैं, उनके डांस शो में मैं सिलेक्ट हुआ था टॉप 10 फाइनलिस्ट में। फिर जब कॉलेज टाइम में सर थे हमारे प्रवांशु सर, प्रवांशु जी चौबे, तो उनके साथ फिर मैंने थिएटर भी बहुत किया था, इसमें मुझे बहुत मज़ा आया। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि पढ़ाई के साथ साथ ये जो कला में मेरा धीरे 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 रुझान बढ़ता जाता, और मुझे नहीं पता था कि वो रुझान का फैसला यहाँ तक आने वाला। तो ऐसी पूरी जर्नी थी मेरी। जॉब, ड्रीम जॉब होती बचपन से, जो बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हमने बहुत स्ट्रगल किया है, ये पर्सनली मुझे जानते हैं, बस हम अच्छे से मुझे जानते हैं। तो एक जॉब रहती है कि मैनेजर बनना है, आपकी 5 डिजिट सैलरी होनी चाहिए, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर करके अचीव किया था। फिर जब ये ट्रांजिशन आया कि जब मुझे शिक्षा मिली और इनकी फैमिली ने मुझे एक कंडीशन रखी कि आपको जॉब छोड़ना है, तो जैसे आपने कहा कि सारी चीज़ें रिवर्स चल रही हैं, तो मेरे को वो लगा कि जॉब छोड़ना है, मतलब एक एक फादर इन लॉ क्या देखते हैं कि भाई वो जो तेरा दामाद है वो अच्छा कमा रहा है कि, उन्हें कंडीशन रखी, इन लोगों ने कंडीशन रखी जॉब छोड़ना है। तो मैंने सोचा कि ये तो ड्रीम जॉब है, मतलब इतनी मेहनत करी है, बता देता हूँ, मतलब 1.15 अराउंड वो तेल रही, मैं को छोड़ू कैसे, मतलब बहुत बहुत हार्ड गट लगते हैं। बट अगेन जो मेरे साथ वाले कलीग थे, वो मुझे दिन रात प्रेशराइज करते थे कि जितना पोटेंशियल है शिखा को हम सब जानते हैं, और चूंकि वो आर्टिस्ट है, उसको बिजनेस माइंड भी चाहिए। तो मैंने रिज़ाइन डाला, मुझे खुद को 6 महीने लगे जब कंपनी ने एक्सेप्ट किया। वो खुद भी नहीं चाह रहे थे कि मैं पैन इंडिया लेवल पे मैनेजर, सबसे यंगेस्ट मैनेजर बना था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब स्ट्रगल, सफलता के वजह संघर्ष है ना, उंधा लंबा था संघर्ष। और वो छोड़ने के बाद आपका भी आर्ट में तो था इंटरेस्ट जैसा आपने बताया, तो वो ये सब चीज़ों को कॉप अप करने में कितना टाइम लगा, कैसे चीज़ों को समझी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट एक अलग डायरेक्शन में था और ये थोड़ा सा तो अलग था, तो ये एकदम से कितना टाइम लगा समझने में, चीज़ों को मैनेज करना। ये मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हर किसी को हमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। बस आज जो हम जिस जनरेशन में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे समाज होता है, जब मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे खुद को कभी कभी दिमाग में आपके चलता रहता है कि यार लोग बोलेंगे कि बताओ वो वाइफ के साथ काम कर रहा है, चीज़ें होती है मतलब। नहीं, ये एक अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा और मैं चाहता हूँ कि खुल के बात करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये एक टैबू है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि उसका हस्बैंड वाइफ को इतना सपोर्ट करे, इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसको सपोर्ट करे। तो मैं चाहूँगा आप अच्छे से खुल के बात करें। तो उसमें वही था कि जब मैंने सोचा, फादर मदर से भी बोला, तो फिर मम्मी ने भी बोला, मतलब मम्मी का पहला था कि गवर्नमेंट जॉब करे, फिर उसके बाद हाँ वेल सेटल जॉब करे। तो फिर मम्मी ने मुझसे पूछा कि भाई चाहते क्या हो, तो मतलब कुछ ऐसा क्यों है कि कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही, ये कर रहे हो। लेकिन हमेशा से उन्होंने सपोर्ट फुल किया, पेरेंट्स ने भी। बस जब वो मोमेंट किया है कि देखो हम जो 4 रहे थे ना दीवारी में, उन्हें कभी उन 4 से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उन 4 से फर्क पड़ता जो उस दीवारी के बाहर रहते हैं। 4 लोग क्या बोलेंगे। 4 लोग क्या बोलेंगे। राइट। तो जो 3-4 साल का जो हमारा पीरियड था, उसमें यही था कि वो 4 लोग क्या बोलेंगे। बट जब इन्होंने ये बोला कि करना हम 2 को है, करना 2 दूसरे 2 को है, 2 दूसरे 2 के लिए, फादर मदर के लिए, तो उन 4 लोगों से में फर्क क्या पड़ रहा है। या तो इतना सक्सेस हासिल कर लो कि वो 4 लोग खुद मिलने आ जाएं, हम 4 लोगों को देखना ही नहीं पड़े। तो थी वो 4 लोग में, मैंने बहुत बड़ी कविता भी लिखी थी, जो कभी मैं बोल भी नहीं पाया, कर भी नहीं पाया, वो रखी हुई है, आगे अभी तो नहीं हो पाई, बट वो रखी हुई है, बहुत बढ़िया से कभी इसको मैं करूँगा। तो यही था। फिर उसके बाद मुझे सबसे अच्छा डिसीजन ये कब लगा कि जब मैंने लिया, और क्या इससे भी कोई इंस्पायर हो सकता है, क्योंकि आपकी जब लाइफ होती है, अगर आपको कोई देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस उससे होते रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा कपल भी आया, मतलब वेल रिनॉल्ड कपल है वो हमारे पास बाद में आए थे कि आप बताओ आपने इस चीज़ को ओवरकम कैसे किया। तो यही था कि जब शिखा और हम मिले थे, तो एक तो हम दोनों ब्राह्मण हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, जानते हैं कि ब्राह्मण की अगर कहीं ना कहीं टकराती, तो बॉन्ड या एग्रीमेंट साइन तो नहीं था, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग माधव की कृपा से इतनी थी कि मैंने कहा था कि आर्ट में मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, बिजनेस में तो मैं इंटरफेयर नहीं करूँगी। घर की भी जो प्रायोरिटीज थी, मतलब टच वुड
मुझे बहुत अच्छा लगता है इनर कंसाइन में कि जब अब फैमिली वाले बोलते हैं ना कि इतनी सफल, अब फैमिली वाले तो आज भी अपने आप को वही वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं कि इतनी सक्सेस हो गया, इतनी बड़ी हमारी बहू है, लेकिन फिर भी वो घर में जब आती है तो वो घर वालों के सारा सपोर्ट करती है, काम करती है। तो एक बोलता है कि मर्द को खुशी किन किन चीज़ों में मिलती है, तो वो इन इन चीज़ों में मिलती है कि हाँ मेरा डिसीजन सही था, सब चीज़ें सही चल रही है, वो ये सारी चीज़ें। बहुत उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि करेज भी लगती है, और रिस्क फैक्टर तो हर जगह रहता है। वो एक पॉइंट आता है कि नहीं यार लेके ख़त्म करते हैं, तो वो करेज वाला डिसीजन होता है। तो मुझे ये बताओ कि अभी कैसे मैनेज करते हो? कई बार जो आर्टिस्ट होता है या जिसने कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है, वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताता है। तो शिखा की पूरी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो, कैसे हैंडल करते हो, या क्या रोल होता है इन सब चीज़ों में आपका? अ, अ, मतलब मैं अपना रोल बताता हूँ कि इतना सॉर्टेड है भी। आपने देखा होगा हमने जो सबसे बड़ी रंगोली बनाई थी 84,000 स्क्वायर फीट की। तो डिसीजन लेना बनाना नहीं बनाना ये, मतलब मैं जो भी सामने वाले हैं जो बनाना चाह रहे हैं उनसे मैं पूरा डिस्कशन करता हूँ। मैं भी इस मोमेंट तक डिस्कशन ले आता हूँ कि हाँ बस इसके बाद शिखा का ही काम है। मतलब क्लाइंट का बोल रहे हो आप? क्लाइंट क्लाइंट, करेक्ट ओके। कि क्लाइंट को मैं वहां तक हमारी बातचीत रहती है कि हाँ मतलब इसके बाद बनाना ही है और हम उस पर बात करेंगे। तो मतलब मुझे बहुत प्यारा इंसिडेंट लगता है वो कि जब सब पूछते हैं ना कि 84,000 स्क्वायर फीट रंगोली आपने कैसे बना दी है मेरे पास, क्योंकि 84,000 अराउंड 2-2.5 बीघा होती है अगर हम रीजनल उसका बात करें तो कैसे बना दी। तो मेरे पास एक उधर से जो क्लाइंट नहीं बोलोगे उनको महाराज जी थे, उनका वॉइस नोट आया था कि ये करना है और भारत के लिए कुछ करना है, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं या बहुत सारे योग गुरु हैं जिनके बारे में कभी बात नहीं होती है, तो उनको अपने रंगोली के माध्यम से, अपने कल्चर के माध्यम से अपन सबको बताएंगे। तो हमने भी एक जुनून ये लिया था जब हमसे पूछते थे कि भाई आप क्या बना रहे हो, तो हम ये बोल रहे हैं भारत का इतिहास बना रहे हैं, जिसमें आपको एक ही रंगोली में धर्म दिखेगा, एक ही रंगोली में आपको राजनीति दिखेगी और एक ही रंगोली में आपको भारत का इतिहास दिखेगा। तो हम उसको ऐसे बताते थे। तो जब उनका वॉइस नोट आया कि ये करना है, तो मुझे वो बहुत टेंशन वाली चीज़ लगी, क्योंकि सी अभी तक हमने 5-6-10,000 14,000 हमारा मैक्सिमम था जब बनाई थी। और पोर्ट्रेट भी 1 या 2 या 3 होते थे मैक्सिमम। हार्डली उसमें 3 पोर्ट्रेट होते थे। ठीक है, अब वो 3 पोर्ट्रेट भी जो अपने थे, जैसे अभी जो 14,000 बनाई थी वो राम दरबार था। अच्छा, राइट, हाँ। वैसे भी वो बहुत खूबसूरती से बनते हैं, क्योंकि जब रंगोली बनाते हैं मुझे लगता है साक्षात हनुमान जी हमारे साथ होते हैं कि वो खूबसूरती दे पाए उस रंगोली को। तो वैसे भी खूब बनता है, लेकिन उसमें आप नुस्ख नहीं निकाल सकते। राम जी के चेहरे में आप कभी नुस्ख नहीं निकालेंगे, आप उनको हर चीज़ में एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जब आप किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं, इनको सब देखते हैं, तो उसमें तो फिर उनको वॉइस नोट आया, बहुत सीरियस, मतलब मेरे लिए बहुत सीरियस बात हो गई थी और टेंशन भी आ गया था, क्योंकि बिंग मैनेजर फ्रंट फेस में हूँ। अच्छा होगा वो मुझसे भिड़ेंगे, खराब होगा वो मुझसे भिड़ेंगे। मैंने शिखा को बोला कि शिखा ये ऐसा ऐसा कुछ है, अब मैं वेट कर रहा था फिर कुछ बड़ा सा वॉइस नोट आएगा जो मैं इनको दूंगा ताकि मैं ये अगले दिन तक होल्ड करवा दूंगा। देखिए हम साथ में नहीं थे तो हम रात में डिस्कस करते, उधर से 3 शब्द आए, हाँ बना देंगे। और मैं फर्स्ट टाइम अब मैं इतना स्टक हुआ कि वॉइस नोट सुना भी इन्होंने, क्या बनाना है इन्होंने जाना भी, वो चीज़ कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। फिर इन्होंने बोला, बना देंगे। फिर मैंने कॉल किया तुरंत, बोला, हो जाएगा। बोले आज तक मना ही कहा क्या किसी चीज़, फिर भी करेंगे। तो ये ऐसे डिसीजन लेने के पहले पूछते हैं, या ये पहले हाँ करके आ जाते हैं कि हाँ हो जाएगा, फिर आप तक बात आती है? कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इन्हें इतना तो समझ आ गया है कि हाँ ये शिखा बना लेगी, यार नॉर्मल सी चीज है, ये तो कर लेगी। पर जब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, 84,000 स्क्वायर फीट इसलिए डिफिकल्ट था क्योंकि उसके पहले हमने 14,000 स्क्वायर फीट ही बनाया। 14 का समझिए वो 6 टाइम हो गया। उसके बाद 14,000 स्क्वायर फीट में सिर्फ एक ही पोर्ट्रेट बना था राम जी का, और वहां हमको बनाना था 100 पोर्ट्रेट। स्टोरी टेलिंग टाइप का एक मतलब आर्ट। टीम में भी किसी को भी इतने ज्यादा पोर्ट्रेट बनाते नहीं आते थे। हम 3 या 4 लोग थे जिनको प्रॉपर पोर्ट्रेट बनाते आते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर एक बंदा एक दिन में अगर 20 भी पोर्ट्रेट बनाएगा तो ही 5 लोग बना पाएंगे। तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट था, एक दिन में 20 पोर्ट्रेट बनाना इम्पॉसिबल है, नहीं बना सकते आप। तो टीम वैसे रेडी की और छान को लगा कि हो ही नहीं पाएगा, बट मेरे साइड से था हाँ कर देंगे। हो जाएगा। तो इसमें फिर प्रेशर आता है कि जैसे एक बार हाँ कर दिया या कुछ डेडलाइन है, तो फिर इसको मीटअप करने के लिए कैसे करते हो फिर? See, हमेशा हमेशा क्या होता है ना कि अब मतलब मेरे को हमेशा क्लाइंट साइड से मैं सोचता हूँ कि वो क्या सोचता है शिखा को लेके, कि उन्होंने कुछ इमेजिन किया है
और वो शिकागो बनाना है। तो मतलब इसको ऐसा समझ है कि जैसे अभी एक क्लाइंट ने बोला कि आपको शिव पार्वती बनाना है और हिमाचल पर्वत का वहाँ बनाना है। तो मैंने बोला ये क्या मैनिफेस्टेशन कि आपको कोई सपना आया और आपने वो फिर शिकागो बोल दिया कि हाँ वो बोल देते सब बना दूंगी, तो वो कैसे बना देगी? तो वो था कि जैसे जब ये फाइनल मैंने हाँ कर दिया, इनकी साइड से हाँ आ गया, अब उसके बाद ना डिजाइनिंग पे बात चालू होती है। सो पोर्ट्रेट बनाने, आपको भी लगा बड़ा स्क्वायर बड़ी जगह है, सो पोर्ट्रेट बना लेंगे। सो पोर्ट्रेट बनाने हैं भारत के नक्शे में, और उस राज्य में जो सेनानी था वो राज्य का राज्य में ही बनना चाहिए। और कोई भी जो सबसे बड़े हैं उनका बड़ा पोर्ट्रेट बनना चाहिए, जो छोटे उनका छोटा पोर्ट्रेट बनना चाहिए, वे उनके नाम के साथ। जो मूवी बन रही है ऐसा लग रहा है। तो नाउ इमेजिन कि अब जो हम रंगोली जो बनाते ट्रिकी छोटी छोटी, तो वहां पे मैं खड़ा हूँ तो वो बोल रहे हैं कि अरे वहां से साइड हटो आप, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे बोले उनके कान के पास खड़े हो, वो मेरे को दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि अब समझिए कि 40 स्क्वायर फीट 50 स्क्वायर फीट क्या, तो सिर्फ कान ही कान उनका हो रहा है, और एक पोर्ट्रेट मिनिमम 400 स्क्वायर फीट का एक एक पोर्ट्रेट बन रहा है। 400 स्क्वायर फीट लोगों के घर बन। जैसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आईज मतलब हम बना रहे थे, तो आप समझिए कि आपके बैक साइड से स्टार्ट होकर मेरे बैक साइड तक जा रही, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, उनकी पलके कैसे बनाए, हम एक एक पलके बनानी पड़ रही थी, तो वो बहुत डिफिकल्ट था। इमेजिन की जिसमें परशुराम जी बने थे, उसमें हम 4-5 रॉ हाउस बना देते हैं। वही ना, कॉलोनी काट दोगे अगर अंकुश। आप ये समझिए पोर्ट्रेट बनाना ठीक है, सबकी अलग अलग हेयर स्टाइल, सबके हेयर्स के कलर अलग अलग, आपको एक बार में आप कलर बनाकर नहीं रख सकते हो कि हाँ सबके बालों में हम एक जैसा कलर कर देंगे, सबके बालों का कलर अलग अलग, किसी के ग्रे हो रहे हैं, किसी के वाइट हो रहे हैं, किसी के ब्राउन हो रहे हैं, किसी के इसमें ब्लू शेड आ रहा है, सबकी ड्रेसेस अलग अलग, ड्रेसेस तो ठीक है सबके, कुछ कुछ के तो नेकलेस थे, परशुराम जी का भाला, अब भाला अगर आपने उनका वैसा नहीं बनाया तो फिर मतलब ही क्या आपका रंगोली बनाने से। अब भाले के साथ ही परशुराम की शोभा ज्यादा बढ़ती है, तो भाला भी आपको उतना ही अच्छा बनाना है, तो वो इतने सारे कलर्स मिक्स करना, बोरियों से कलर उठाना, 25-25 किलो की बोरियां थी, तो टास्क तो बहुत खतरनाक था। पता नहीं क्यों मैंने फर्स्ट टाइम में बोल दिया कि हाँ कर देंगे, वहां जाके मुझे पता चला कि बहुत खतरनाक था वो। तो फॉर में जो आपको जो क्वेश्चन था कि कोऑर्डिनेशन क्या है कैसे करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं बिफोर मैरिज मैं हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव सोचता था, जो ठीक भी था सोचना। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बैलेंस लाइफ चलती है पॉजिटिविटी से। बट द मोमेंट में जब इनसे मिला हूँ उसके बाद मुझे लगा कि पॉजिटिविटी एक्चुअली क्या होती है, ये किसी चीज़ में नेगेटिव नहीं होती। बस ये मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है, ये किसी चीज़ में नेगेटिव नहीं होती। 50 टीम मेंबर है यहाँ से, वो दिख भी नहीं रहा है, मैं तो हर मतलब 4 घंटा में शिखा के पढ़ा रहा, हो जाएगा, अरे हो जाए, चलो 2-3 घंटा रिलैक्स हो गया। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, इसीलिए शायद होता है कि इतना ज़्यादा डील हम क्लोज कर लेते हैं किसी टास्क को हम इतना ज़्यादा। मतलब रिसेंटली हमारे पास एक अभी आया है, उसका एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते हैं, क्या कॉन्फिडेंशियल है, बट फर्स्ट टाइम हमने हाइपर रियलिस्टिक ज्वेलरी बनाई है 5000 स्क्वायर फीट की, जो अच्छा, बहुत टिपिकल टास्क होगा, आप देखोगे आपको मजा आएगा। अभी मुझे अभी बात करते करते ऐसा समझ में आया कि जैसे कोई अच्छा शेफ होता है ना, तो उसकी कुछ स्टेप्स होती हैं खाना बनाने के लिए, या वो उस अच्छी डिश को बनाने के लिए पहले मैं सब्जी काटूंगा, फिर ये करूंगा। तो मुझे आपसे समझना है कि जब आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मुझे बताओ कि फाइनल तक ये स्टेप्स फॉलो करना होती हैं हमें, या इस तरीके से हम प्रोजेक्ट को क्लोज करते हैं। सबसे पहले तो आपका माइंडसेट, आपका माइंडसेट सबसे ज्यादा वर्क करता है। मेरे दिमाग में चलता है 84,000 स्क्वायर फीट है या उससे भी ज्यादा बड़ी चीज है कोई, तो उसमें हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हमें मेंबर्स कितने लगेंगे, हमें रंगोली कितनी लगेगी, उसमें हम ड्रॉ कैसे करेंगे, क्योंकि हम जब ड्रॉ करते हैं तो हम ड्रोन से देख पाते हैं, बार बार ऊपर जाके तो नहीं देख पाएंगे, पॉसिबल नहीं है ये, तो ड्रोन उड़ा उड़ा कर बार बार देखना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट था उस पर ग्रिड बनाना, ग्रिड मतलब जो हम लाइंस बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, ग्रिड बनाकर फिर हम ड्रॉ करते हैं। तो आप समझिए कि हमने चौक से ग्रिडिंग की है, हमने चूना जो होता है उससे ग्रिडिंग की है, हमने रंगोली से भी ग्रिडिंग की है, मतलब लाइंस बनाई है। अब 84,000 स्क्वायर फीट में कुछ 400 फीट था वो जो हमारा एरिया था, तो 400 फीट में 200 लाइंस थी। ओके। अब 200 बार जाना और आना, वो भी कमर झुकाकर, और लाइन बनाना कितना डिफिकल्ट टास्क था। तो हमने सोचा कि नहीं, हम कुछ नया करते हैं इस बार, हम लेकर आए खीले।
और छोटे छोटे बच्चे और सबको बिठा दिया कि आप इसको ठोको, और ले आए बहुत सारी रस्सियाँ। अच्छा अब फर्स्ट टाइम रस्सी से काम किया, हमें पता ही नहीं था कि ये रस्सी से ग्रेडिंग कैसे, पर होती वो है। पहले ही माइंडसेट बना लिया था कि नहीं बनाना तो है ही, और इस टाइप से हम लोग करेंगे। तो मैंने पूरी टीम को बिठाया, सबसे पहले मैं पूरी टीम को इकट्ठा करते हुए बिठाया, पेपर लिया, पेपर और पेन। ये मेरी बहुत पुरानी आदत है कि जब क्वेश्चंस होते हैं स्कूल में भी कॉलेज में भी मुझे याद नहीं होते थे, तो मैं क्या करती थी, उसकी ड्राइंग बना लेती थी। क्वेश्चंस की हाँ, क्वेश्चंस की पूरी ड्राइंग बना लेती थी, तो ड्राइंग से मुझे पिक्चर वाइज याद हो जाता था। जब हम विजुअली देखते हैं तो हमें चीजें ज्यादा याद होती है, जबकि हम पढ़ते हैं उससे। तो वैसे ही मैं उनको विजुअली बता देती थी कि ये हमारा एरिया है, इतने में हम पहले ग्रिडिंग करेंगे, पूरा ड्रॉ कर करके पेपर में पूरा ड्रॉ करके उनको समझा दिया। और समझाने के बाद फिर मेन फील्ड पे काम करना, तो वो रस्सियां इधर से उधर उलझना शुरू हुई, और ऐसा लग रहा था कि पूरे ग्राउंड में सिर्फ रस्सियां रस्सियां दिखाई दे रही है, बच्चे गिर रहे हैं, कोई कोई के दौड़ दौड़ के हम जब ग्रिड बना रहे थे तो बच्चे गिर भी रहे थे। और क्या कंडीशन थी कि शान अगर दूसरी साइड खड़े हैं, मुझे वहां से अगर हैमर चाहिए, खील चाहिए, रस्सी चाहिए, तो मैं ना 10 बार आवाज लगाऊंगी, तब इनके पास आवाज जाएगी, आवाज ही नहीं आवाज ही नहीं जा रही थी। और हमारे पास टाइम नहीं था कि हम दूसरी चीजें ले पाए, और फोन हम नहीं रख पाते, धूप रहती है बहुत ज्यादा, आप काम करते हो तो इतना ज्यादा हम कैरी नहीं कर पाते, तो चिल्ला चिल्ला के आवाज लगा 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 के मेरा गला हमेशा मिट जाता है। ग्रिडिंग करके फिर हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ में भी अगर किसी ने एक साइड का कुछ खराब कर दिया तो पूरा ड्रॉ खराब हो जाता है, और वो हुआ है जब हम बना हर रंगोली में हर रंगोली में हुआ है। मतलब मुझे लगता है शायद भी इसको शगुन के रूप में नए होंगे यहाँ। फिर एक बार में सारी चीजें सही हो गई तो फिर हमको ऐसा लगता है कि अरे कुछ गलत तो नहीं। क्या चल रहा है हम अपने स्टूडेंट को ना ग्राउंड के बाहर खड़ा कर देते हो 4-4 घंटे के लिए, अंदर नहीं दिखोगे तुमने ग्रिड खराब करी है, तुमने ये खराब किया है, और गुस्सा काइंड ऑफ जो कोई बुरा भी नहीं मानता है, क्योंकि वो जो 3-4 दिन का होता है ना, वो हमारे लिए ऐसा होता है ना कि जैसे क्या बोलते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, फेस्टिवल हो जाता है। फर्स्ट भी टाइप होता था कि हाँ भाई अब 4 दिन के लिए गए हैं, सब मजा करना है। और आप समझो कि वो 4 दिन जो इतना हम हंस के बता रहे हैं, वो 4 दिन में जो हमने रिसेंटली वो 84,000 बनाई थी, 100 आवर्स ने बनाई थी, उस 100 आवर्स में हार्डली दिन में 15 या 20 मिनट छाँव में, मतलब जो दिन के टाइम में छाँव में कोई बैठता होगा। तो पूरी टीम समझिए आपकी पूरी टीम, जिसमें हमारी टीम से 4th क्लास से बच्चा स्टार्ट है, और सबसे बड़े तो हम ही हैं। अच्छा वो सबसे बड़े हम ही हाँ, होते हैं। सबसे बड़ा वो सब सारे नीचे ही हैं। सब जो पूरी टीम आप पूरे दिन भर इतनी धूप में काम कर रहे हैं, फिर उसी धूप के बाद वो रात की सर्द हवाएं भी आप झेल रहे हैं, नेक्स्ट जब वापस धूप आ रही है। तो समझिए कि हम दो के साथ शायद एक पीछे शक्ति भी है, महादेव बोल सकते हैं, और जो भी बोल सकते हैं, कि वो रहते हैं कि भाई इन 4 दिन तो मैं खुश नहीं आने दूंगा। सर्दी और धूप तो चलो ठीक है, आपने बोला कि सर्दी और धूप रहती है, ये चीज़ में यदि कभी ओपन स्पेस में बना रहे हो और जो तीसरा मौसम बच रहा है बारिश वाला, उसका क्या प्रकोप आता होगा आपके आर्ट पे? तो मुझे सबसे बढ़िया लाइन क्या है इस बारे में, जो मेरे रिसेंटली हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, कि अगर तो तीसरा मौसम आता है ना, तो वो 50 मिलियन या 100 मिलियन व्यूज लेकर आता है। वो इसलिए कि हमने भोपाल में कभी रंगोली बनाई थी 80,000 स्क्वायर फीट, पूरी रंगोली कंप्लीट। आप समझ लीजिए कि एक हलवाई का नज़र से देखिए कि पूरी मिठाई आपकी तैयार है, और उसमें किसी ने पानी डाल दिया, अब वो क्या करेगा। तो ये हमारा साथ हुआ कि हमारी पूरी रंगोली कंप्लीट 2 दिन कंटिन्यूस जाप के दिन रात हमने वो रंगोली कंप्लीट कर दी। नेक्स्ट डे सीएम सर आने वाले हैं, इसका सीएम के लिए बना रहे थे उसके सेवा इंडिया? अच्छा ओके ओके। उन्होंने युवा जागृति मिशन योजना थी, उसका लॉन्चिंग थी। तो क्योंकि हम भी सोचते कि कुछ यूथ के लिए करें, तो अपनी रंगोली के माध्यम से अगर कुछ कर पाए, तो हमने वो चीज़ उनके कोलैबोरेशन में बनाई थी। तो वो सीएम सर आने वाले थे, हम सब चिल थे कि चलो अब, क्योंकि एक है इंदौर के हैं, दाल बाटी बहुत आती है, तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उस दिन दाल बाटी लगती है। अच्छा बढ़िया से बैठ के दाल बाटी खा रहे थे, और ना बस खा रहे, टप टप आवाज़ आई, तो हमने सोचा कि शायद पेड़ से कुछ गिर रहा हुआ है, टेंट लगा हुआ था वहाँ पे। शिखा बाहर निकली, बोला बारिश आ रही। ओ बट ऐसे माहौल लगे, बोला बारिश आ रही, बन चुकी थी रंगोली तब? कंप्लीट कम। ओ रियल? लेकिन नेट से आपको रेडी होके आना है। सीएम सर आ रहे हैं, रात में पूरा डेकोरेशन हो रहा है, बाकी चीजों का सिर्फ मटेरियल हटा रहे थे वहां से, और डेकोरेशन पूरा चल रहा है। मतलब बस रंगोली के पास गार्ड लग गए हैं कि भाई जो भी अगर जानवर अनवर दौड़ता आ रहा है तो वो ना आए। उसको इतने टेंशन फ्री है सब। अरे बारिश आ रही है, और ऐसे ही बस ऐसे ही था। मैंने क्या बात कर रही, मैं क्या बात कर रही है, बारिश आ रही है, इतनी इजीली क्यों बोल रही हूँ। फटाफट आओ कैमरा लेके,
मतलब क्यों, मतलब आओ तो सही। और पूरी टीम ऐसी हो गई, मतलब समझो कि जब या तो आपका सरदार ज्यादा खुश दिखे तो वो टेंशन है, या आपका सरदार एकदम टेंस्ड हो जाए तो तब ऐसे भी टेंशन नहीं, मतलब हालत खराब है इस। मेरे को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि बारिश आ रही है, और क्योंकि इस इनॉग्रेशन जो रंगोली का इनॉग्रेशन होगा वो कुछ सीएम सर कर रहे हैं, और अब इनके दिमाग में क्या चल रहा इतने मजे में है, गाना सोचा और रील चालू करी, बोले कल 20 मिलियन हिट करेगी सुबह। और वो टच वुड की जो फैंस जो हैं इनके, जो चाहने वाले फोर्स है इनकी, फोर्स। इतना मतलब सपोर्ट करते हैं कि मुझे लगता है कभी कभी हमसे ज्यादा उनकी दुआएं काम करती है। कि वो बारिश आई, बारिश रुकी, वो वीडियो 100 मिलियन गया, नेक्स्ट सीएम सर भी आए, रंगोली भी वैसी की वैसी थी, थोड़े बहुत जो स्पॉट्स आए वो करेक्शन हुआ, फिर इन्होंने बोला कि भाई हाइपर रियलिस्टिक बनाइए, हम देखो ये आपके ही चेहरा है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि तीसरा जो मौसम है वो भी आ जाए, फिर जो देखने वाले उनका प्यार से तो बड़ा भेज सकता हूँ मौसम। ये वाला एक्सपीरियंस हमारा केदारनाथ वाला बहुत खतरनाक था, क्योंकि वहाँ पल पल पर बारिश हो जाती है, हर 5 मिनट में मौसम चेंज हो जाता है। तो हम वहाँ पर रंगोली बनाने के लिए गए थे। केदारनाथ रंगोली बनाने गए थे? इंदौर से केदारनाथ गए, इंदौर से केदारनाथ मुझे जाना था कोविड में। तो कोविड में मैं जा नहीं पाई, फिर मैंने सोचा कि नहीं अब जाऊंगी तो वहां पर रंगोली बना कर आऊंगी। फिर सोचा कि वहां पर रंगोली बनाऊंगी इतने ज्यादा लोगों को पता नहीं चलेगा, वहां रंगोली बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगी। पर वहां रंगोली का कैसे रिकॉर्ड बन सकता है, तो अब मैं ये रिकॉर्ड बनाऊंगी कि मैं इंदौर से केदारनाथ तक की रंगोली बनाती हूँ। तो इंदौर से केदारनाथ तक की रंगोली बनाई। और केदारनाथ में ये सीन हो गया था कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, बर्फ गिर रही थी। हम सुबह सब लोग, पूरी टीम ने पूरे रूट पे, जो पूरा है ना नीचे से ऊपर तक जाते 22 किलोमीटर्स का पूरा ट्रैक है, पूरा ट्रैक पर रंगोली बनाते हुए गए, हम नाचते गाते हुए। सारे बच्चे रंगोली के जो बोरियां है वो हमारे कंधों पर है, बैग्स हैं हमारे पास, रंगोली बनाते हुए जा रहे हैं, शूट करते हुए जा रहे हैं, गा रहे बजा रहे हैं। मेरे पास जटाएं लगी हुई है, आंख बना रखी है मैंने, तीसरी आंख, बिल्कुल वैसे मस्ती में जा रहे हैं। और था कि नवरात्रि के शुरू दिन माता जी का बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि उनका सबसे ज्यादा आशीर्वाद है। तो नवरात्रि के शुरू दिन हम वहाँ पर रंगोली बनाएंगे, रात को गरबे करेंगे। अब केदारनाथ ऐसी जगह है जहाँ लोग सांस भी नहीं ले पाते हैं, इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। राइट। गए हम, पूरी टीम होटल में सो रही है। सुबह 5 बजे विंडो से कर्टन हटा के देखा बारिश हो रही है, 7 बजे हटा के देखा बारिश हो रही है, पर रंगोली तो आज ही बनानी है। और वहां पर दिन जल्दी ढल जाता है, अगर आपने जल्दी नहीं बनाई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने सोचा कि अब हम क्या करें, फटाफट मांगे सारी शॉप पर गए। मैंने बोला रंगोली में बना कर रहूंगी, भले ही यहाँ पर वो जो ऊपर प्लास्टिक आप पकड़ पकड़ के खड़े रहो। प्लास्टिक ढूंढी हमने वहां पर, इतनी बड़ी खरीदी, सब कुछ किया। तो वहां के पंडित जी आए, हमने स्टार्ट किया बनाना। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर ना 3 किलोमीटर ऊपर बर्फ गिरी है, यहाँ पर कभी भी बर्फबारी हो सकती है, आप मत बनाओ, भगवान ऐसे खराब होंगे या नहीं अच्छा लगेगा, आप मत बनाओ। तो मैंने बोला कि अब वो मेरी इच्छा है, अब मैं इतना सोच कर आई हूँ और मैं इस पॉइंट पर आकर छोड़ूंगी तो पीछे तो नहीं, नहीं जा सकते। बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जब मैंने ये सोच लिया है कि अगर यहाँ पर पानी आएगा तो हम कपड़ों से पानी ले लेके साइड में जाके निचोड़ देंगे और हम यहाँ पर रंगोली बनाएंगे, बिल्कुल उसको साफ करके। तो इतना सब कुछ हमने किया, और 2 से 3 दिन तक वहां पर बारिश नहीं हुई। ओहो, वहां के जो पंडित जी, उन्होंने बोला हमने आपकी भक्ति की शक्ति को देखा है। ग्रेट। तो वो जो गूस बम्स आया था ना, वो एक हाँ, मतलब मुझे वही लग रहा था कि अब बारिश के बाद क्या हुआ होगा। वो थैंकफुल हो कि हम जो करते हैं ना उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वरना ये जब स्टोरीज बताते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई कोई मूवी है जाना, या फिर एक आर्टिस्ट जो सोचता है कि भाई मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। तो इतने इंसिडेंट्स हो चुके हैं। रिसेंटली हमने जो मैंने बताया भी कि एक ज्वेलरी का बनाया, वो हमारे घर के पास में ही बनाया। 3 दिन लगातार इंदौर में बारिश हुई। हाँ। बहुत बारिश हुई। अब क्योंकि सब चीज फाइनल कर ली थी, डेट फाइनल कर ली थी कि गुड टू गो डेट है, आपको इसमें वीडियो मिल जाएगा। हाँ। अब सीन ये हुआ कि अब क्योंकि उस समय सिर्फ मेरी परेशानी रहती है, क्योंकि जब तक शिखा ग्राउंड पे पहुंच गई टीम लेके, माँ अपन एकदम टेंशन। वो अपने को क्या करना है कि सुबह क्या खाएंगे लोग, दोपहर में क्या खाएंगे, शाम पे क्या खाएंगे, वीडियो कॉल। लेकिन जब तक ये वहां नहीं गए तब तक तो टेंशन। मैंने शिखा बोला, शिखा अब क्या करेंगे, बहुत ही पानी आ रहा है, और अब 5000 स्क्वायर फीट आपको हॉल मिलेगा कहीं पे, वेयर हाउस मिल जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या, ड्रोन नहीं जाएगा उनमें, क्योंकि ये सारे फैक्टर। कहा सबने साहब, बहुत सारी चीजें। आप मदर भैया ट्रस्ट नहीं करेंगे कि जब मोमेंट हम उस ग्राउंड पे गए, कारपेट बिछा,
काले बादल, ऊपर से 2 दिन पानी ही नहीं गिरा। और ये अभी की 2 दिन की बात है, 31st की। 2 दिन पानी ही नहीं गिरा। और पूरा मौसम वैसे ही चल रहा था कि अब गिरा कि तब गिरा। मतलब हमको ऐसा लगता क्योंकि है हम तो दिन रात थे। जब रात हुई, दिन में चलो ठीक है उजाला दिख रहा है, रात हुई तो फर्स्ट टाइम हमने इतनी जो बोलते हैं ना आंधी, भी आंधी महसूस करी। इतनी तेज आंधी आ रही थी कि अगर कलर हम यहाँ गिरा रहे हैं वो वहां गिर रहा है। तो कल पूरी रात थी, तो हम बस यही देखते थे कि एक भी कहीं तारा दिख रहा है, चलो पास। बचपन में बताते ना भाई तारे दिख रहे हैं मतलब बादल नहीं, पानी नहीं आए। तो वही बोल रहा हूँ, वो 2 दिन बिल्कुल पानी भी नहीं आया। तो किसी को अगर स्टोरी बताते ना, वो बोलते हैं अरे यार वो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, बहुत गप दे रहा है। लेकिन वो फैक्ट है। और कहीं कहीं इनको ही बोलते हैं कि भाई बना के रहूंगी, ये करूंगी, तो बड़ी अकड़ू है, बड़ी जिद्दी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जो आर्ट के प्रति प्रेम है, या फिर ऊपर वाले पे जो इतने ट्रस्ट है, उसकी वजह से सारी चीजें हो जाती है। बट अभी तक तो बढ़िया ही चल रहा है। नहीं, ये जो आपने बोला ना कि कोई एक शक्ति हमारे पीछे चलती है, तो मुझे लगता है कि वो ब्लेसिंग्स या कुछ, क्योंकि हम जो दूसरे प्रोफेशन में काम करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके पैनिक हो जाते हैं कि आज हम लोग जैसे टेंडर में, तो टेंडर में 5:30 बजे टेंडर डालना और 5:15 पे लाइट चले गई, तो ऐसे हो जाते हैं कि अरे क्या करेंगे। और उस टाइम पे आप यदि पॉजिटिव रह पा रहे हो या अपने दिमाग को ट्रेन कर पा रहे हो, तो वही आपका सक्सेस का मंत्र होता है। ये फील्ड के एक्सपीरियंस जो इतने शेयर किए मुझे, ये जो यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई आप लोगों की, पहले मुझे बताओ कि कब यूट्यूब पे पहला वीडियो डाला था और अभी किस लेवल पे हो, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। यूट्यूब की एक अपनी दुनिया है, तो उसके बारे में मुझे पूरा बताओ कि कैसे स्टार्ट हुई यूट्यूब की जर्नी। पहला वीडियो तो आई गेस मैं जब इनके साथ था भी नहीं, राइट। 2016 से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा। मैंने अपना एक चैनल बनाया था, उस पर मैंने वीडियोस डाले थे। भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, वो डाला था। और उसके बाद नॉर्मल ब्लॉगिंग वाले वीडियोस डाले, बट वो इतने ज़्यादा वायरल नहीं गए, तो मैंने छोड़ दिया, वो चैनल ही छोड़ दिया। फिर 2019 में मैंने अपना एक और चैनल ओपन किया, उसमें मैं प्रॉपर बनाना सिखाती थी बच्चों को कि कैसे बनाते हैं। बट यूट्यूब का सीन थोड़ा सा अलग है, लॉन्ग वीडियोस इतना ज़्यादा नहीं वायरल हो रहे थे उस टाइम पर। थोड़ा सा उनको कुछ अलग चाहिए होता है व्यूअर्स को। तो मैंने फिर इंस्टाग्राम से, फिर मैं जब शॉर्ट्स आया तो मैं यूट्यूब पर आई, और यूट्यूब पर फिर मैंने लॉन्ग वीडियो भी स्टार्ट किए, वही ट्रिकी रंगोली के सारे वीडियोस मिक्स करके, और वो मैं डालती थी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लगे। और कुछ 2020 में मे बी 1 मिलियन हमारा कंप्लीट हो गया था। पहली बार। हाँ, 1 मिलियन कंप्लीट हो गया था। तो 1 मिलियन की खुशी बहुत अलग थी जब गोल्डन प्ले बटन आया उसकी। मतलब क्या ही बताऊँ, वो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया है। अब लोग मुझे आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर के बाद यूट्यूबर कहने लगे थे, तो यूट्यूबर सुन के बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद शान आ गए थे। हाँ, तो अभी जैसे हम लोगों के 6 चैनल हैं। 6 चैनल हैं? हाँ, 6 चैनल, अच्छा। हर कैटेगरी के लिए हर चीज़ अवेलेबल करके रखी है। तो जो मेन चैनल है उनका आर्टिस्ट शिखा शर्मा, जिसमें मेन रंगोली से चलती है। तो 6 चैनल है, और जितना मुझे पता है, जो मैं कि मैं बहुत कैलकुलेटिव हूँ और फिगर लेके चलता हूँ कि जिस हिसाब से ये पिछले 4 साल से कंटिन्यूस वीडियोस डाल रहे हैं, तो अभी तक इन लोगों ने शायद 10,800 रंगोलीज बनाई होगी। 10,000? 800 रंगोलीज बनी, क्योंकि डेली रंगोली बनती है। और वो छोटी छोटी वाली नहीं बना, बड़ी बड़ी ट्रिकी रंगोली। ये सिर्फ हम उन रंगोलीज की बात कर रहे हैं जो वीडियो अपलोड हम करते हैं बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड हो गया है कि भाई 10,000 रंगोली कोई बना चुका है। तो 10,800 रंगोली है, और वो सारे वीडियो अपलोडेड हैं। तो ये हुआ कि जो बोलते ना कि भाई इतना सक्सेस हो गया कैसे, क्योंकि आजकल जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, नया कोई चैनल चालू करा, व्यूज़ नहीं आ रहे। अब मैंने 5 वीडियो डाल दिए, 10 वीडियो डाल दिए, यार क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मैं भाई 10,000 वीडियो डले हैं, तब उसके उसके बाद भी आज हमारा चैनल वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्ट चैनल बना है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा, कांग्रेचुलेशन। तो हाँ, थैंक यू। तो वही मतलब ये सब मैं ऐसे सोचता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि जब कोई पूछे ना कि अरे भाई इतना क्यों घमंड करता है अपने आर्ट पे, तो घमंड इसलिए करते हैं कि उस घमंड के पीछे जो ना घिसाए हैं वो उतना रुसा है। बच्चे हैं छोटे छोटे, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो वो हमेशा उनका एक ही क्वेश्चन रहता है कि हम अर्निंग कब स्टार्ट करेंगे, मोनेटाइज कब होगा चैनल। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ, कॉलेज में भी 3 साल दिए ना, तभी डिग्री मिली है, उसी के बाद जॉब मिली है, तभी आपने अर्न करना स्टार्ट किया। तो यूट्यूब को एज एन जॉब या वैसा समझ लो कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, या कोई सी आपकी एक डिग्री समझ लो कि जो मोनेटाइजेशन होगा वो आपके लिए एक डिग्री है। तो उस पर आपको पहले 2 से 3 साल
काम करना पड़ेगा, रेगुलर क्लास जाना पड़ेगी रेगुलर कॉलेज क्लास जाना पड़ेगा। अगर आपने रेगुलर क्लास नहीं की तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, और असाइनमेंट अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो आपको सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी। वो डिपेंड करेगा आपके डे टू डे वर्क पे। अगर आपने डे टू डे वर्क आपका सही किया है तो यूट्यूब इतना सही प्लेटफॉर्म है कि उसके पहले मोजोर बहुत सारी एप्लीकेशंस थी, तो ऐसा था कि उन पर भी वीडियोस डालना है, यूट्यूब पर भी डालना है, तो मैं अपनी टीम को बिठाकर सिर्फ एक ही चीज़ बोलती थी, ये कंकर है और यूट्यूब पहाड़ है। कंकरों पर ध्यान दे दिया ना तो पहाड़ नहीं चढ़ पाएंगे, कंकरों को साइड करके और फिर पहाड़ चढ़ जाते हैं। मनोज तो भाई पर सर की भी एक लाइन याद आती कि जितना लंबा संघर्ष होगा उतनी लंबी सफलता होगी। हाँ, उतनी ज्यादा देर की सफलता होगी। एक रात का संघर्ष होगा तो वो एक रात की सफलता। देखते हैं ना अपन यूट्यूब पे जो सेंसेशन आते हैं कि एक दिन के लिए ओवरनाइट इतनी फेम और सब चीज़ें मिल जाती हैं और वो नेक्स्ट डे चीज़ें बूम आता है आता है। क्योंकि वही चीज़ है ना कि आप अगर मेहनत करोगे तो मेहनत अनुभव लेके आई, और वो अनुभव ही आपको सफलता दिलाई। मुझे थोड़ा सा ये जो आपने बताया कि गोल्डन बटन, तो इसके बाद क्या जर्नी रही, कितने बटन्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, और जो कमेंट्स आते हैं उनको कैसे डील करते हो? कई बार नेगेटिव भी आते ही होंगे तो सो देखो, पहले तो मैं इसका आंसर देता हूँ क्योंकि मैं बहुत लैक ऑफ एक्सपीरियंस था मेरे पास तब, कि अब गोल्डन प्ले बटन क्या होता है, सिंगल प्ले बटन, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि तो डायमंड आएगा, हाँ ठीक है डायमंड प्ले बटन आएगा, उसके पास 3 गोल्डन प्ले बटन है, और यार 3 गोल्डन प्ले बटन है, बड़ा आदमी है। तो उस समय मुझे से पता नहीं था। जब उनका फर्स्ट गोल्डन प्ले बटन आया, फिर जब उसको हाथ में लिया तो थोड़ा सा लगा कि हाँ कोई चीज़ है, क्योंकि जब मैंने उसकी डीपी डाली थी मुझे तब भी नहीं पता था कि इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है। मैंने डीपी डाली तो मुझे उस मेरी व्हाट्सएप डीपी पे मतलब मैसेज आना चालू हुआ कि भाई ये किसका है, ये किसका है। तो फिर मुझे लगा कि कुछ तो बात है इसमें। फिर धीरे धीरे उन्हें समझना चालू करा, तो आज शायद हमारे पास इंदौर के तो नहीं, एमपी के सबसे ज़्यादा बटन होंगे। हाँ, 12 प्ले बटन है हमारे पास। 12 प्ले हाँ, बटन 6 पे बटन से ये, और 3 अभी की अनबॉक्सिंग ही नहीं हो पाई है। 15 इस टाइमिंग बोला वो डायमंड प्ले बटन का हम बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन करना चाह रहे थे, उसकी अनबॉक्सिंग ही नहीं हुई अभी तक। ओहो तो 12-13 प्ले बटन। हाँ, मतलब 6 चैनल के 6 सिल्वर है, 5 हमारे पास गोल्डन है, और जो मेन चैनल है उसका डायमंड है। अरे ग्रेट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मुझे बताओ, इतना सब अचीव करने के बाद अभी किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी फील होती है कि ये चला ना जाए, ऐसा कुछ फील आता है? चला गया था, चला गया था चला गया था। मतलब जितना यूट्यूब के बारे में बड़ा चढ़ा कर बता रहे हैं हम कि भाई उससे सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, तो सच में वो है। यूट्यूब एक आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आप एग्जीबिशंस इतनी नहीं कर पाएंगे। आज आप बडिंग आर्टिस्ट हो तो आपके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सिर्फ यूट्यूब ही है। और हमारे 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, और चैनल चैनल हैक हो गया हैक हो गया। जुलाई 8 की बात है, हम्म, और उस मोमेंट पे हैक हुआ था 2025? 2024 ओके। जुलाई 20। हाँ हाँ हाँ। तो उस मोमेंट की बात है जब हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। मेरा एक फ्रेंड था तुषार, उसकी हम शादी का बहुत वेट कर रहे थे, और उसकी फाइनली सब कुछ घर से भी शॉर्ट हुआ, और हम उसकी शादी में गए, और मैं शायद उसकी शेरवानी दिलवा रहा था। कॉल आया कि "ओए, तो देखो चैनल का एक्सेस है क्या?" तो मैंने चैनल का एक्सेस, अब मतलब ये कैसा आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन हो गया कि मतलब शायद इन्होंने हटा दिया होगा या टीम में आपस में कुछ हो गया होगा। मैंने नहीं, मेरे इसमें तो नहीं दिख रहा। और मैं फिर दुल्हन के साइड थी, मैं दुल्हन की हल्दी में थी, और हल्दी में हम लोगों का पूरा सीन चल रहा है, सब फोटोशूट एंड ऑल। मेरे पास मेल आया, मैंने चेक किया, मेरे पास एक्सेस हट गया, मैंने इनको कॉल किया, और फिर उसके बाद तो इन्होंने बोला कि नहीं है। फिर थोड़ी तो देर बाद जब देखा मैंने, तो मैंने बोला ये स्पेस एक्स के क्यों आ रहे हैं, ये रॉकेट वॉकेट क्यों उड़ रहे हैं अपने चैनल पे। फिर उसके वीडियोस ही नहीं थे, कुछ भी नहीं, पूरा चैनल खत्म ना। अमेजिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि 10,800 कुछ वीडियोस हम अपलोड कर चुके थे, उस समय 9,500 के अराउंड कुछ वीडियोस होंगे, वो एक भी वीडियो नहीं। और आप समझिए कि हम 3 तो टेंशन में, लेकिन उन 12 मिलियन में मतलब एक मैसिव फैंस थे जो कंटिन्यूस कंटेंट में रहते कि 12 बजे वीडियो आने वाला, 6 बजे वीडियो आने वाला है, 12 बजे रॉकेट क्यों उड़ रहा है। डीपी तो इनकी देख। हमारे दूसरे चैनल्स पे कमेंट आना स्टार्ट हो गया, हमारे इंस्टाग्राम पर आना स्टार्ट हो गए कि मैम चैनल कहाँ गया, मैम हमको आपको देखना, मैम क्या हुआ है, इतनी बड़ी चीज क्या हो गई, नहीं, सारा चैनल बड़ी। फिर हमारा कपल चैनल शान शिखा जिसके 1 मिलियन थे वो गया, फिर रंगोली गया,
मतलब हमारे हम 6 चेहरे शॉक पर हो गए थे एक साथ चीजें हुई। इतने शॉक हो गए थे कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या चीज़ें हुई, और सब टेंस थे। द मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ कि यूट्यूब की वैल्यू क्या है, क्योंकि उस समय ऐसा लगा कि ऐसी रूह खींच ली आखिर तो राइट। तो उस मोमेंट मुझे लगा कि यूट्यूब की वैल्यू क्या है और अब हमें इसको कितना और सहज के रखना है। वो सीन है कि एक किसान के पास से उसकी मतलब जो जमीन है ना, जिससे आपको बहुत अनाज मिलता है, जो उसकी बिल्कुल ऐसी वाली चीज है जिसके बिना वो रह नहीं सकता, वो जमीन उससे छीन लियो। वो सीन हो गया था कि यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जहां हम बच्चों को सिखाते थे, इंस्पायर करते थे, कुछ भी नहीं है, खत्म। और ये तो ऐसा है कि जमीन तो आप कोर्ट केस करके वापस भी ला सकते हो, इसके पीछे का तो क्या साइंस रहा होगा, कैसे रिकवरी होती है, कुछ नहीं पता मेरे को तो आज के टाइम में। को भी देखकर ऐसा लग रहा था ना कि अब इनकी क्या वैल्यू है, जब वो रियल में मुझे वहां पर मेरा चैनल यूट्यूब पर नहीं दिखाई दे रहा है। और उस समय ये था कि जब भी चीज़ें ज़्यादा जाती जा रही थी तो हमारे को मैनेजर असाइन है यूट्यूब के एंड से, उनसे मैंने कांटेक्ट किया। तो फिर वो यूएस में थी। फिर शिखा ने इतना तक मुझे बोला कि अगर यूएस परसों जाना पड़े तो अपन चल रहे हैं। मतलब उस समय इतना हो गया था कि अगर यूएस परसों, मैंने बोला 3-4 दिन में चैनल अपना वापस आएगा। हम यहाँ के जितने भी साइबर क्राइम है सब जगह पर होकर है, उन्होंने सीधे एक ही चीज बोली थी कि चैनल ना 3 महीने तक नहीं आने वाला है, हमें यहाँ से केस करना होगा, आपकी सारी चीजें हमें भेजो, हमें इतने मेल करने होंगे। बहुत सारी उन्होंने प्रोसेस मुझे बताई, और ऐसा लग रहा था कि भाई अब 2-3 महीने तक आपकी अर्निंग तो बैन हो गई है। उसके बाद आपके जो, आप ये समझो कि 15 दिन तक आप मार्केट से गायब हो ना, तो आप गायब हो, अगर आप नहीं दिख रहे हो तो। 3 महीने, 3 महीने अगर मैं अपने फॉलोअर्स को नहीं दिखूंगी, अपने फैंस को नहीं दिखूंगी, जो मेरे लिए फैमिली जैसे हैं, तो फिर उसके बाद तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर मुझे वापस से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से, क्योंकि आपके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स डेड हो जाते हैं अगर आप ज्यादा टाइम तक कंटेंट नहीं अपलोड करते हो तो मतलब वो वहाँ पे ये प्रेशर। रहती है, जैसे हम बोलते हैं ना पॉजिटिविटी, कि कितना ही कुछ भी मोमेंट आ जाए, अगर आप किसी पर्टिकुलर को मानते हो तो आप उन पर ट्रस्ट करिए, वो आपके साथ खड़े होते हैं हर मोमेंट पर। उन्होंने हर टाइम हमारी परीक्षा लिए, और ऐसे रिजल्ट आ जाए तो वैसे भी मज़ा नहीं आता। परीक्षा के बाद ये रिजल्ट आता है, किसी एग्जाम के बाद वो रिजल्ट आता है तो उसका ज़्यादा मज़ा होता है। तो 3 दिन में हमारा चैनल वापस आया। ग्रेट। जो इम्पॉसिबल था, 3 दिन में आना इम्पॉसिबल था, 3 दिन में चैनल आ चैनल की रिकवरी हुई थी, और उन 3 दिनों में भी हम 1 मिनट नहीं सोए थे। नहीं सोए। उसका रीज़न ये था कि जब हमारे 2 चैनल गए तो तीसरे चैनल पे, क्योंकि शायद वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में से हैक हो रहा था, तो वो रात में एक्टिव होते थे। तो वो रात को 3 से हैक करने की कोशिश कर रहे थे। उसने कहा था कि अब यूट्यूब से भी हमारे लिंक आएगी, भैया लिंक आएगी, आपको तुरंत सब चीज़ें चेंज करनी है। तो वो लिंक तभी एक्टिव होगा जब वो एक्टिव होगा बंदा। और वो जैसे ही 3:30 3:49 पे वो एक्टिव हुआ, इन्होंने मुझे बोला जल्दी जल्दी इसमें अपने वो करना है। फिर हम उस चीज़ों में लग गए, तो हुआ। मतलब विश्वास रखना किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेहनत करी है, आपके विश्वास है, तो वो आपकी चीज़ आपको मिल के ही रहे। दूसरा मुझे इसमें टेक अवे लग रहा है कि ये चीज़ से बढ़ के तो कोई इनसिक्योरिटी होगी ही नहीं आप लोगों के लिए, और वो आप क्रैक कर चुके हो इस लाइफ में। तो अब तो अब हाँ, क्योंकि अब इनसिक्योरिटी की कोई रंगोली वैसी बनाएगा तो उसके लिए ऐसे हाथ चाहिए, हाँ, जो अपने पास ही हैं। दूसरी चीज़ कि अब कोई रंगोली बनाता है तो अब उस लेवल पे हम आ चुके हैं कि अब वो कंपटीशन वाली बात नहीं। उस चाह रहे कि आज 80,000 प्लस स्टूडेंट्स को ग्लोबली अगर हम सिखा चुके हैं, 80,000 और कंटिन्यूस सिखा रहे हैं, तो अब उस लेवल पे आ गए कि हाँ भाई ये अपनी ब्रांचेस खोलें। क्योंकि पहले अपना मोटिव था कि फेमस होना है, पैसा कमाना है। अब मोटिव ये है कि अपने आर्ट से, इंडियन आर्ट से कैसे यूथ इंस्पायर हो, कैसे उनके अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, कैसे वो फाइनेंशियल स्टेबल हो। तो अब इन चीज़ों को सुनने में ज़्यादा मजा आता है कि सर एक बार आप हमारी क्लास पे आइए, हमने आपकी ऑनलाइन क्लास ली थी, हमने अपनी क्लास का इनाग्रेशन किया है, या हमारी क्लास का इनाग्रेशन होने वाला है, एक बार शिखा मैम और आप आओ प्लीज़। हम तो अब वो इनसिक्योरिटी नहीं होती कि भाई अपना कोई आर्ट चुरा रहा है। अब ये है कि अपना आर्ट, जो अपना मोटिव था ना कि इंडियन आर्ट कल्चर को वर्ल्ड लेवल पे कैसे लेके जाना है, शायद अब अपनी टीम बढ़ती जा रही, किसी ना किसी माध्यम से उसको आगे लेके जा रही है। इतना बड़ा दिल और इस तरीके की आइडियोलॉजी ही होना अपने आप में बड़ी बात है। अब मुझे बताओ कि ये जब सब पैसा आने लग गया, सब अच्छा करने लग गए, नाम फेमस हो गए,
उसके बाद लाइफ में सबसे बड़ा क्या अपडेशन किया, क्या ऐसा कुछ खरीदा या कुछ अपडेट क्या किया, सबसे अच्छी चीज़ क्या अपडेट करी अपनी लाइफ में? आई गेस शिखाज आर्ट इंस्टीट्यूट। हाँ, हमने अपना खुद इंस्टीट्यूट। का इंस्टीट्यूट खरीदा है अभी। अच्छा, अरे वाह। सो उसको इसलिए हम सबसे बड़ा अपडेशन भी मान रहे हैं कि जब शिखा ने आर्ट सिखाना चालू किया था, तो आप एक वीडियो भी देखेंगे, ये 3 महीने आर्ट नहीं सिखा पाती थी। उसका रीज़न ये था कि अगर पानी आ जाए तो ये खुद स्टूल पे बैठना पड़ता था, इन लोगों को नीचे पूरा पानी भर घर में पूरा पानी आ जाता था जब हमें जी क्लास थी। अच्छा, मैं नीचे रंगोली बनाती थी और बारिश होती थी, पानी अंदर आ जाता था तो पूरी रंगोली खराब हो जाती थी। उसका एक वीडियो है जो मैंने देखा था, बड़ा इंस्पायरिंग लगा था कि गणेश जी का टाइम था, शायद इनको ऑर्डर्स मिले होंगे गणेश आइडल्स बनाने के, क्ले से जो बनाती हैं। तो मैंने देखा था कि एक टेबल थी, उस पर बड़ा सा पटिया था, ये ऊपर बैठी थी, 10-12 गणेश आइडल्स और नीचे पूरा पानी भरा हुआ था। पानी भी मतलब 1.5-2 फीट पूरा पानी भरा हुआ था घर में। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अपडेशन हमारे लिए खुद का इंस्टीट्यूट होना, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ होना, और एक जो ड्रीम आप करते हो शायद अब वो है कि हाँ भाई ये चीज़ चाहिए वो वहाँ लगी, ये चीज़ चाहिए वहाँ लगी, तो ये और इसमें बड़ा वो फील भी आता है, जैसे कोई आपका फ्रेंड्स हो गए या कोई ऐसा मिलने आता है, हाँ इंस्टीट्यूट पे आओ या मेरे घर पे आओ, तो वो एक 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 जगह होती है कि जहाँ पे आपको बड़ा प्राउड फील होता है कि उसको बुलाएं हम, किसी को भी जो आपके सिटी में आता है या कुछ होता है। अभी इतना सब अचीव करने के बाद अभी कुछ ऐसा अचीवमेंट लगता है कि यार ये बचा, या उसको चेज करने में अभी लगे हो आप लोग? एक तो मुझे 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने हैं। 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड? मेरी बहुत इच्छा है कि मैं 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। पता नहीं Totally। क्यों ये दिली इच्छा है। और दूसरा ये है कि बहुत पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं कि आर्ट में क्या रखा है, उनके दिल से वो चीज़ निकालना है कि आर्ट में तो बहुत कुछ रखा है। आप अपने बच्चों को थोड़े से पंख दो, फिर वो बताएंगे कि क्या क्या रखा है आर्ट में। तो एक वो माइंडसेट चेंज करना है। ये तो मुझे लगता है कि एक हर आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं इंडिया में लगता है कि नहीं, हम पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर पाएँ जो अचीव कर लेता है। हम लोगों के साथ एक ब्यूटी एजुकेटर जुड़ी थी मैम, उनका भी यही था कि इंडिया में ब्यूटी इंडस्ट्री को तो वैसे ही बड़ा टैबू वाला मानते थे कि कैसे। फिर जब मैं बात कर रहा था तो शी वाज लाइक कि शी ट्रैवल्ड 43 कंट्रीज़, उनके काम के लिए वो 43 कंट्रीज़ में अपना काम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंडिया में। तो यहाँ वो बोलते हैं ना कि हाँ सैलून जा रहे हैं बाल कटवाने, और उसमें यदि उनका बच्चा बोले कि मुझे इस इंडस्ट्री में मेरा कैरियर बनाना है, तो कोई पेरेंट्स हाँ नहीं करेगा। बट उनसे भी बहुत हमारा इंस्पिरेशनल कॉन्वर्सेशन हुआ था। अभी मुझे ये बताओ कि जैसे जब एक सक्सेस मिल जाती है, या सेल्फी वाला पार्ट, या हमारे कमेंट्स इतने अच्छे आते हैं, तो जब किसी फंक्शन में जाते हो या किसी इवेंट में जाते हो या कहीं पर ट्रैवल करते हो, तो कभी कोई ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ हो कि मतलब कुछ भी कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ हो? तो मैं वियर्ड एक्सपीरियंस बताऊँ दोनों बताओ अपने आप में। क्योंकि मैं वो वियर्ड भी है, और दो चीज़ें इसमें, पॉजिटिव भी है और एक ऐसा भी है कि जिसे शिकागो कोई देख ले, और क्योंकि अगर वो बंदा सिंगल है, हम दोनों साथ में चल रहे हैं, हमें सब वैसा ट्रीट दे रहे हैं जो कहीं बुलाया कैसे जा रहे हैं, वो दौड़ता दौड़ता, क्योंकि इनको देख के मैंने लोगों को देखा है कि वो बच्चे एकदम बोलते ना निशब्द मंत्र मुक्त, ये मैंने खुद से देखा है कि वो बोल ही नहीं पा रहे बच्चे। हाँ, और उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं कि क्या हो गया है, क्या देख लिया है। तो जैसे कहीं चलते रहते हैं, मेरे अगर किसी मैरिज फंक्शन में मेरे हाथ में थाली है, मैं आराम से खाना खा रहा, तो वैसे भी नहीं खा पाती हैं। खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहा है, सर ये फ़ोन लेना जरा, मैं थोड़ा कितना अंदर होगी। ऐसा भी होता है, कहीं दफ़ा ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं, सर आपके साथ भी सेल्फी लेनी है ना, मेरे साथ क्यों लेनी, सर आपके भी तो 1.5 मिलियन है। बोला अच्छा वो भी है। तो वैसा है, बाकी ऐसे बहुत ज़्यादा वियर्ड एक्सपीरियंस हमारे साथ होते नहीं है वैसे वाले। कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आपको कोई जानेगा, वहाँ पर अगर आपको पूरा शहर जानने लग जाए, तो वो बहुत वियर्ड हो जाता है। वियर्ड इन द सेंस कि, और अब हाँ वियर्ड ही बोलेंगे कि भाई एक्सपेक्ट नहीं किया। इस गली से आप निकल रहे हो, अभी रिसेंटली हम जगन्नाथ गए थे, वहाँ हम दोनों ने सोचा था कि शायद हमें कोई नहीं जानेगा, फ्रीली हम रोड साइड का कुछ भी खाएंगे, कहीं भी बैठेंगे, कोई जज नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन वो एक सिटी ऐसी थी, वैसे भी वो बहुत फेमस है, धाम में आती है हमारे, और हमारे लिए भी वो इतनी लकी निकली कि कोई गली ऐसी नहीं होगी जहाँ से शिखा नहीं निकली हो और लोगों ने नहीं पहचाना। वाह। छोटे छोटे बच्चे सीधे आके पैर पड़ रहे थे। मतलब एक तो उनके संस्कार, वो साउथ में कभी हम नहीं मिले फिर भी वो मुझे गुरु मानते हैं। वो देखकर ऐसा लगा, छोटी छोटी कन्या पैर पड़ती तो मुझे लगता है यार तुम तो कन्या, तुम्हारे पैर तो मुझे पड़ने चाहिए।
तो वो मैं उनको मना भी करती हूँ तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं आप उनके गुरु हो, उन्होंने आपको देखकर सीखा है। और एक बच्ची आई थी वहाँ पर, हम होटल में थे। बस यही जो इंसिडेंट ना वो थोड़ा स्टारडम वाला फील कराते हैं, क्योंकि इन द डेली लाइफ इन्हें बहुत वर्क करना पसंद है। मुझे भी मतलब फ्री बैठे हैं, मेरी एज वाले शायद गेम में खेल रहे होते हैं, मुझे मैच बहुत पसंद है, बस कुछ ना कुछ काम ही करना है कंटिन्यूस। तो वहाँ पे ही उस बच्चे को सिर्फ ये पता चला हमारे ऑनलाइन टीचर से कि हम इस पर्टिकुलर होटल में रुके हुए हैं। मतलब ये इंसिडेंट मैं इसलिए भी हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि ये एक मोमेंट था जहाँ पे मेरी आंखों से आंसू आए थे कि मतलब इज दिस फॉर रियल। एक बच्ची जो हमारी ऑनलाइन क्लास में आती है, मैं नाम में लेता हूँ, शिता नाम है, बहुत अच्छे से याद है मुझे, पूरी की ही है वो। तो उन्हें पता चला कि शिखा के वहीं पर जगन्नाथ में 15 मिलियन हुआ था, तो इन्होंने एक स्टोरी डाल दी कि मैं यहीं पे हूँ, मेरे 15 मिलियन हो गए हैं, तो ग्रेटिट्यूड जाता भगवान को। तो वो स्टोरी पता चल गई। अब उस बच्चे का मेरे पास कंटिन्यूस फोन आ रहा था। अब क्योंकि मैं बाहर था, मैंने सोचा वैसे ही 3-4 दिन का मुश्किल से ब्रेक मिलता है, बाहर था, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था। ऑनलाइन क्लास में वो परेशान करी टीचर को कि कहाँ है वो, मुझे बताओ टीचर, बताओ। मुझे क्या पता वो कहाँ है, वो मुझे बता के थोड़ी ना घूमेंगे, हमारे पास शाम को अपडेट आती कि आज हम यहाँ गए थे। तो उसका बहुत सारे मैसेज थे, तो मैंने एक मैसेज डाला कि भाई मैं 4:30 पे इस होटल में रहूँगा, या मैं होटल चेंज करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। बोलता ठीक है। 4:30 पे मेरा कॉल नहीं गया, तो वो शी वॉज क्राइंग। मतलब आप समझो कि 10th 11 की बच्ची थी, या छोटी थी शायद, छोटी थी मतलब वो, इतना ही, 9th 10th की। वो अपनी बालकनी में रो रही है, उसकी मदर ने वो मुझे वीडियो दिखाया, बालकनी में रो रही है, वो जगन्नाथ भगवान को बोल रही है कि मेरे से क्या गलती हो गई, कि मेरे भगवान मुझसे मिल रहे हैं, मुझसे क्या गलती हो गई, आप जो बोलोगे मैं वो प्रसाद चढ़ाऊंगी, तुम्हें होता मिला दो। तो मुझे ऐसा लगा कि फिर मैंने रात में उसको कॉल कर दिया था कि इतने सारे मैंने मैसेजेस देखे, कुछ 120-130 मैसेजेस थे। मैंने कॉल किया कि अरे कौन बोल रहे हो बेटा, क्या दिक्कत है, तो वो कुछ बोली ही नहीं, और फिर रोना चालू हो गई। तो मुझे लगा शायद कोई मजे ले रहा है। फिर नेक्स्ट डे अब मैंने टीचर को बताया कि जो भी अगर मिलना चाह रहा हो ना, उनको बोल देना इस पर्टिकुलर होटल में हमें, और सुबह हमारी फ्लाइट है, लेकिन 8 से 10 के बीच में मिल लें। वो बच्चे 4:30 बजे घर में उठ गए कि 8 बजे चलना है। उसकी मम्मी बोल रही है 5 किलोमीटर दूर है, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं चलना है, लेट नहीं होना है। फिर जब वो मैनेजर थे होटल में नीचे, उनका कॉल आया कि बोले सर आप लोग कौन हो। वो नहीं जानते थे क्योंकि वो शायद बंगाल एमल के। सर आप लोग कौन हो। मैंने क्यों, मैंने नीचे कुछ 20-25 लोग आपका वेट कर रहे हो। मैंने 20-25 लोग। फिर मैंने शिकागो उठाया, मैंने शिकागो ऊपर शायद कोई नीचे आया, हम फटाफट हमने फ्रेशन अप हुए, नीचे गए। तो उसकी मदर ने सारा बताया कि और उसकी जब मदर ने मेरे पैर पड़े, मैं कहा "नहीं, ये तो मत करो, शायद ये इसका पाप भी लग सकता है। बोले नहीं आप गुरु हो। इस बच्चे ने जो हमारे पूरे फैमिली में करके दिखाया ना, वो किसी ने नहीं किया। फिर वो बच्ची जब वो रोई, शिखा को उसने देखा, वो कुछ नहीं बोल के, मतलब मतलब क्या हो गया। उसकी मम्मी बोल रही कि मोमेंट शायद फिर नहीं आएगा, कुछ तो बोले मम्मी मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही, वो रो रही है। तो उसने सब मतलब बताया था कि उसकी स्कूल में उसको बहुत, इट्स वेरी गुड थिंग, उसको स्कूल में बुली करते थे, और आर्ट के माध्यम से आज वो स्कूल में मतलब एक बोलते ना, टॉपर तो नहीं बोल सकते, वो रैंक वाली बात हो जाएगी, प्रो टाइप पूरा का। एक, हाँ प्रो है कि प्रिंसिपल डायरेक्ट नाम से बुलाती हैं, या ये करती, कुछ इवेंट हो रहा है और उन्हें पूरी रिप्रेजेंट किया है। तो उसकी मम्मी ने वही बताया था कि इतनी डीमोटिवेटेड बच्ची थी जो कुछ कभी बोलती नहीं थी, और आज मतलब मैंने 2-3 ही आपकी क्लास लगाई होगी, जो ना तो मोटिवेशनल क्लासेस है, ना कोई ऐसी क्लासेस है कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट दे रहे हैं, बट उस बच्चे में इतना इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये चीज़ें मतलब देख कर ना, जब वो पेरेंट भी ये बोलते हैं कि सर आप तो बताओ 10th के बाद क्या करना है इसको आर्ट। तो एक वो ब्रैकेट था कि आर्ट में क्या रखा है, और अब पेरेंट कंटिन्यूस कॉल करते हैं कि 10th के बाद क्या करना है, आर्ट में ये बता दो। तो ये है रियल सक्सेस। मतलब लाइफ में बोलते हैं ना कि आर्ट से कमाई नहीं होती, तो मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी कला से जो कमाई है वो यही है कि बच्चों के दिलों में मैंने जगह बनाई है। उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी बोलते हैं कि एक पेरेंट्स अभी आए थे, जज थे शायद वो, तो वो अपनी बच्ची को लेकर आए। उन्होंने बोला इसको शिव लिखते भी नहीं आता होगा, शिव की स्पेलिंग लिखते भी नहीं आती होगी, इसने शिव जी की पेंटिंग बना दी, और वो भी सिर्फ आपसे इंस्पायर होकर। और फिर वो बच्ची आई, मैंने उसको गोदी में बिठाया, छोटी सी थी। उससे पूछा कि क्या करना चाहती हो, क्या बनना है। उसने सिर्फ एक चीज बोली, आपके जैसा बनना है। तो वो ना ऐसा लगता है कि लोग अब मेरे जैसा बनना चाह रहे हैं। आर्ट को मतलब बहुत सारे पेरेंट्स मैंने ये भी देखे हैं जो अपने बच्चों के स्केच फाड़ देते हैं, अपने बच्चों की पेंटिंग्स जला देते हैं। तो ऐसा लगता है कि सक्सेस
यूट्यूब पर नाम कमाना, फॉलोवर्स लाना, सब्सक्राइबर्स लाना, ये सब तो ठीक है। आर्ट में कुछ ऐसे जगह तक हम चले जाएँ कि वो पेरेंट्स कभी ये नहीं सोचे कि आर्ट में क्या रखा है, या किसी बच्चे के वो अपने स्केच फाड़ने के पहले सोचे। इम्पैक्ट जो क्रिएट कर रहे हो, या जो वो होता है ना, वी आर हियर टू डेंट यूनिवर्स, तो वो वाली चीज़ आप लोग कर रहे हो, वो पैसे से या किसी पद से या उन सब चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। अभी जैसे आपने बोला कि वो बच्ची आई, आप लोगों को इतना रिस्पेक्ट या वो अपनी एक फील आता है, कभी ऐसा हुआ कि किसी ने उस अपनी आर्ट को आपने बहुत मन से बनाया और उसको बड़ा लाइटली लेके बोला और ये क्या है, इससे अच्छा तो, क्योंकि इस फील्ड में आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं या जो सेम वर्क कर रहे हैं वो हो सकता है, मतलब मैं ऐसा जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि लाइटली लिया हो किसी ने इस आर्ट का? मेरा तो हमेशा से एक था कि मेरे को एक फ्लेक्स मारना था। एक शाहरुख खान सर को मैंने देखा था कि मैंने बोला जी सर, एक्टिंग में आपसे कोई बेहतर है, तो ऐसे कॉपी फेंक दी थी, बोले अरे किंग हो मैं। तो आर्ट में कि हमसे अच्छा कोई बनाया ना रहे हैं, वो तो पॉसिबल बनाए, गॉड ब्लेस, अच्छा है, बट कॉन्फिडेंस अपना खुद को आना जरूरी नहीं है। एक बस इंसिडेंट मुझे लगा था कि जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बंगले थे, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी थी, टीम भेजी थी हमने, कोई फंक्शन था, रंगोली बनाई थी, और कुछ पैसे की पहले बात हुई होगी और टीम ने बात करी थी, कोई छोटी रंगोली थी, हम ना आपस में समझ रहे थी, 10,000 की बात हुई होगी। जब रंगोली बन गई तो एक उसमें से बड़ा सा BMW में एक बंदा उतरा, वो बोला था कि बन गई, हो गया 3 घंटे में। कितना था? 10,000। 10,000 का आएंगे, बनने के बाद? 10,000 का आएंगे, कलर कितने के आएंगे? 500-700 का ना ये। हाँ, तो तब मोमेंट फिर ये लगा कि अगर उस समय में होता तो मैं बोलता कि मैं तो बेचने के 50,000 रुपये लेता हूँ इनसे। तो वो एक अभी मतलब अभी तक भी मुझे चुभता है कि काश मैं वहां होता, तो मैं बोलता कि BMW पे तू चले मेरे साथ, या पैदल चले, तू 10 मिनट में पहुंचेगा ना, मुझे 2 घंटे लगेंगे, इतना लोग मुझे रोकेंगे और फोटो खिंचवाएंगे, तेरी BMW में काम नहीं आई। हम लोग जब एक बार इसी पॉडकास्ट के लिए मिल रहे थे, आपने एक कुछ मुझे इंसिडेंट बताया था कि इंदौर से कोई आपके लिए जगुआर भेज रहा था। हमारे पास में एक सुजालपुर सिटी है, वहाँ पे सुजालपुर शाजापुर में बगलामुखी नलखड़े। है, नलखेड़ा बगलामुखी मंदिर है, चुनर यात्रा निकलती है। तो वहाँ पे शिखा को चीफ गेस्ट इनवाइट किया था, और वहाँ से उस बंदे ने बोला था कुछ 140 किलोमीटर 160 किलोमीटर है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैडम आप तो आइए, कौन सी गाड़ी आपको चाहिए। और हमारा कभी भगवान के काम में वैसा रहता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ही टोल्ड मी कि सर मैं जगुआर भेजता हूँ, आप मैं जगुआर भेजता हूँ, आप मैम को वहां से बैठा के लाइएगा। जगुआर में? जगुआर ओ, वो भेज रहा था? वो भेजा था वहां से 140 किलोमीटर। मुझे कोई ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस बताओ कि बहुत व्यूअर्स को एकदम से ऐसा लगे कि यार ये ऐसा होता है इन सब के पीछे, क्योंकि लोग तो केवल रंगोली देखते हैं आपके, फाइनली जो आपका शूट आता है। अभी जैसे आपने वो बताया था कि हम ग्रिड बनाते हैं या पानी आ जाता है, बट सब चीज़ें प्रॉपर यदि चल भी रही हैं तो कैसे अप्रोच करते हो चीज़ों को? मतलब लोगों को ये लगता है कि हाँ, शिखा मैम की रील आई है, अच्छा इन्होंने 55,000 स्क्वायर फीट रंगोली बनाई है। बट वो 55,000 स्क्वायर फीट के 5 दिन पहले हमारे साथ क्या हो रहा था ना, हमें प्रयागराज में रंगोली बनाना था, कुंभ जहाँ पे हुआ। का शुभारंभ करने के लिए। हर चीज का शुभारंभ रंगोली से होता है, तो पॉजिटिविटी आती है। तो हमने महाकुंभ का शुभारंभ किया था 55,000 स्क्वायर फीट की रंगोली से। अब वहां पर रंगोली हमें मिल नहीं रही थी, और ऑफ सीजन आपको रंगोली नहीं मिलती है, तो हमने इंदौर से रंगोली ली। कुछ 1.5 लाख की रंगोली थी उस टाइम पर, हमने वो ली, हमने ट्रक में लोड करवाई, और इतनी खुशी होती है डायमंड लोड करवाई? ट्रक में। कितनी रंगोली होती? मैं इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि ट्रक में, मुझे लगा था साथ में जाते हुए। सफर स्कूटी से स्टार्ट किया था, स्कूटी पर रंगोली लेकर जाती थी, और अब हमारी रंगोली ट्रक से जा रही है। ओह एक्सीलेंट। मतलब टोटल कलर था 20 टन। 20 टन? 20 टन कलर था। तो जो हमारे टीम मेंबर भी हैं, जो ये सब करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग कभी कभी, वो उन्होंने फोटो डाली तो ट्रक में खड़ा के यूं पुष्का वही कलर लेके आ रहे हैं। मतलब अच्छी फील गई तो कि ग्रुप बना हुआ, उसमें सब मजा में चलते, तो उसमें लगा कि कहाँ थे हम। बोरी से कलर लेते थे, ये एक्टिवा का इंसिडेंट होता था कि मैं एक 2 बोरी आगे रखती थी, छोटे मोटे इवेंट्स में यहाँ दिखला करती थी, और कहाँ ट्रक में हमारा कलर हो जाता है। और उसमें भी बहुत ट्रेजेडी थी हमारे साथ। गलत ट्रक आ गया था पहले, ड्राइवर ड्रंक निकल गया था ट्रक। हाँ, फिर नेक्स्ट डे हम रात में निकले थे, क्योंकि हम ट्रेवल हम दोनों कार से ही करते हैं, सबसे प्रेफरेबल, और कुछ नहीं है। 1,000 जाना होता है तो डिसाइडेड है 500 ये चलाएंगे, 500 में चलाऊंगा, ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है।
द सीन इतना खतरनाक था कि हमने रंगोली लोड करवा ली, बच्चों को भेज दिया और हम लोग कार से निकलने वाले थे और हमारे पास फोन आता है कि आपका ट्रक यहाँ पर नहीं है। वो रंगोली वाले जो ड्राइवर थे वो ट्रक लेकर रंगोली लेकर गायब। हमारी रंगोली चोरी हो चुकी थी। अब फैक्ट्री बंद है, वो सुबह ओपन होगी। हमको वहां पर हम लोगों ने बच्चे चले गए हैं, हम लोग निकल रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि रंगोली नहीं है। मतलब 1-1.5 लाख की रंगोली मायने रखती है। और मेन तो वो आपने जिस चीज के लिए सब चीजें हायर की हुई है वो उनको कमिटमेंट पूरा करना है। अब उस कमिटमेंट में देखे कि वो रंगोली कंप्लीट हो गया, उसका इनॉग्रेशन की जो गेस्ट लिस्ट थी वो थे श्री योगी आदित्यनाथ जी ओ तो और प्रेशर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी मौर्य। तो 2 दिन का हमने टाइम से रंगोली बनाने का, तो आज रंगोली नहीं पहुंचे भी तो भाई कल करेंगे। मतलब वो प्रेशर एक उस साइड का अलग था कि वहां पर हम क्या अपना मुंह दिखाएंगे भाई, क्योंकि रंगोली नहीं आई है। और इतना बड़ा चढ़ाकर बोला था कि नहीं, रंगोली हम वहीं से लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पर गुलाल मिल जाते हैं। बहुत बार हो गया हमारे साथ, रंगोली के नाम पे गुलाल दे देते हैं। गुलाल से कैसे आप रंगोली बनाओगे? तो हमने बोला नहीं, हम खुद लेकर आएंगे हमारे कलर। और वो चोरी हो गया। फिर उसको शान और मैं निकल रहे थे घर से, तो पापा जी थे, पापा जी बाइक पे निकल गए कि मैं ढूंढता हूँ। उन्होंने चंदन नगर से चोइथराम तक ढूंढा। सिरपुर तालाब से वो ट्रक निकला है और सिरपुर तालाब से वो कहीं भी जा सकता है, मतलब सिरपुर तालाब से मान लो बाईपास तक तो हमारी 6-7 गाड़ियां निकली कि भाई इस कलर का ट्रक है, भाई निकला है, तो उसको चौथराम मंडी पे मतलब टीम तो सारी निकल चुकी थी। अब कौन बचा था? शान, इनके फ्रेंड्स और पापा जी। हाँ, बिल्कुल सब इतने ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि कौन जाएगा और देखेगा। तो इन्होंने फोन किया सबको, सब भागे, सबने देखा और वो ट्रक मिला हमें चोइथराम में। अच्छा, मिल गया। चोइथराम में फाइनली वो मिल गया। 3-4 घंटे ढूंढने के बाद वो मिला। और फिर अब ये प्रेशर कि आपको उस टाइम दूसरा ट्रक ढूंढना है, दूसरा ट्रक हायर करना है और उसमें उसको शिफ्ट करके उसको भेजना है। तो वो ट्रक वाला इतना, मतलब वो जो ड्राइवर थे वो इतने ज्यादा ड्रंक थे कि वो हमको रंगोली लेने ही नहीं दे रहे थे, हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन्हें भी किसी ने बुक किया था, तो जब तक उनका पैसा नहीं आता तो वो कैसे देते, और हमने सारा पेमेंट किया था, जिसको पेमेंट करा था वो गायब हो गया। अब दूसरा ट्रक अरेंज हुआ जैसे तैसे, दूसरा ट्रक अरेंज हुआ, लेबर ने उस ट्रक में लोड करवाया, टेंशन फ्री हो गया कि चलो टेंशन फ्री हैं। हम 10 बजे निकल गए अब प्रयागराज के लिए, इंदौर से निकले और हार्डली 15 मिनट हुआ और एक कॉल आया। हम विजयनगर तक के आगे तक पहुंचे। एक कॉल आया, हेलो ये जो ट्रक था ना आपका, इसने एक्सीडेंट कर दिया है, एक कार में ठोक दिया और ट्रक यहीं। दूसरा ट्रक जिसको जिस हम दूसरे सोच रहे कि आएगा, अब ये तो प्रॉपर है। सब ठीक है, अब कोई दिक्कत। ड्राइवर भी प्रॉपर लग रहा है, ट्रक भी ठीक ठाक ही है, वहां तक पहुंच जाएगा, बढ़िया ट्रक था, मतलब ड्राइवर भी बढ़िया था। हाँ भैया वहां तक आना ही नहीं है, इतने देर में इतने यहाँ तक पहुंचूंगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचूंगा। अभी फोन आया, अब ऐसा हो गया कि शिखा अब क्या। अब उसने फोन बंद कर लिया। वो ड्राइवर ये है कि वो ट्रक छोड़ के भाग गया। रंगोली वहां पर रोड पर है, उसने किसी गाड़ी वाले को ठोक दिया है। वो फैमिली वहीं पर है, वो लोग ट्रक को थोड़ा फोड़ी कर रहे हैं, रंगोली उसमें है और ड्राइवर वहां पर नहीं है। फोन कोई उठा नहीं रहा है। अब हम दोनों ऐसे, अब हम दोनों ऐसे, हे प्रभु। दादी का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, दादी ये संभाल लेंगी। तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है मतलब वो कि मोमेंट ऐसा है कि फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों को बोला कि भाई अब तुम्हें रंगोली में पहुंचा नहीं, मैंने शिखा अब वापस नहीं पलटेंगे, अब अपन चलते हैं, जो होगा देखें। निकल गए थे। तो फिर हमने पलट के नहीं देखा कि जो भी होगा वो समझेंगे, हम तो जाते हैं। जिस ट्रक का ऑनर था उसका कॉल आया, वो भी कहीं बाहर गया हुआ था, वो फट सोनकर और उसने थाने से गाड़ी ली और फिर उसने नेक्स्ट डे पहुंचाई। तो जब मैंने वहाँ पे सारा इंसिडेंट बताया तो उन्होंने मुझे यही बोला कि हम तो उसी लाइन पे थे ना, अगर हम नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएंगे, ये आपकी शिकायत अटकी लाइन है, हम तो टेंशन फ्री। मतलब हमने 3 दिन लिए थे वो रंगोली बनाने के लिए। अब एक दिन तो उसमें से गायब हो चुका था क्योंकि रंगोली उस दिन नहीं पहुंची, एक दिन बाद पहुंची। और क्या हुआ कि जैसे ट्रक अंदर आया और वहां पर भी वो अटक गया गड्ढे में। तब मुझे लगा- पहुंचा प्रयागराज में, गड्ढे में उतर गया। थी तो मतलब मुझे फिर ऐसा लगा कि भाई महाकुंभ है, चीजें छोटी मोटी तो नहीं होगी। इतनी बड़ी से महा चीज होगी और आपको डील वैसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके साथ सही सारी चीजें प्रॉपर हो जाए ना, तो आपके पास स्टोरी नहीं होती है। और ये चीजें हमको इतनी ज्यादा इंस्पायर कर देती कि नहीं, हम उस मोमेंट पे नहीं रुके तो अब इससे कोई सी बड़ी चीज भी आएगी ना तो भी हम नहीं रुकेंगे। और मुझे लगता है कि मैच्योरिटी वही होती है कि उस टाइम ड्राइवर का गड्ढे में ट्रक फंसना, हमें वो मोमेंट भी एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो आपके लिए स्टोरी और एक फनी इंसिडेंट हो जाता है लोगों से शेयर करने के लिए। बट उस टाइम वो प्रेशर को कैसे आप हैंडल कर रहे हो वो उस टाइम ये था कि
मतलब वो रंगोली के ट्रक हमारे एरेना तक आना हमारे लिए वही राहत थी। अब तो हो जाए आज तक आया ना मास उठा के लाएंगे, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि वो प्रेशर इतना होता है कि वो कोई बड़ा इवेंट की जिम्मेदारी लेते हो, बहुत बड़े बड़े डिग्निटीज वहाँ पे आ रहे होते हैं। और जब आपको वो ट्रक दे, जब मुझे तो सिर्फ ये लग रहा था कि ये मेरा हीरे का ही ट्रक आ रहा है। ट्रस्ट मी, इतना मतलब उस 2 दिन में मैं भून चुका था, दिमाग में ऐसा पक गया था कि मुझे लग रहा था कि भाई ये हीरे का ही ट्रक आया, और वो ट्रक है ना, मैं क्या भले ही वो वहीं गिर जाए रहा और मैं वहां साथ सब करवा रहे हैं। बस तो ये था, एंजॉय सबने किया। जैसे ट्रक दिखा ना, वो ट्रक वाला शॉप हो गया था कि भाई भैया जश्न में आया तो ऐसा ऐसा क्या लेके आ रहा हूँ हम डांस कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इतनी खुशी हुई। ट्रक ध्यान में दौड़ रहा मैं आया, तो मतलब भाई वो आपके आने की बहुत वैल्यू है इस समय। ऐसे एक इंसिडेंट हम शेयर करते हैं। कंस्ट्रक्शन के साथ हम लोग इवेंट के काम करते हैं, तो एक काम हम लोगों को मिला था, उसमें मंदिर का डेकोरेशन। अमित शाह जी आने वाले थे, जाना पाऊँ मैं, परशुराम जी के मंदिर के इनॉग्रेशन के इवेंट का काम। मंदिर पूरा डेकोरेट, और उसमें गेंदे के फूल हमने ज़्यादा यूज़ कर लिए थे। और कुछ और किसी कम्युनिटी का एक और फेस्टिवल था उसके पहले, तो सारे फ्लावर्स वहाँ जा चुके थे, मंडी बंद थी। 11:30 बजे पीओ में से जो उसके लिए आते हैं वो आए, उन्होंने बोला कि अमित शाह जी के प्रोटोकॉल में गेंदे के फूल ही नहीं लगते हैं। पूरा मंदिर में लगे हुए हैं, ऊपर शिखर तक गेंदे के फूल, इधर नीचे लगते हैं कि नहीं लगता? प्रोटोकॉल में होते ही नहीं, उन्हें कुछ छींक आती है या कुछ प्रॉब्लम है गेंदे के फूल से, एलर्जी है। तो वो हटाना, फ्लावर मिल नहीं रहे हैं, और 2:30 बजे बता रहे हैं 7 बजे सुबह वो आने वाले हैं। तो उस टाइम तो आप खत्म हो जाते हो कि अब यहाँ से भाग जाए तो ज़्यादा अच्छा है जो है। बट फिर वही आपने जो बोला कि एक शक्ति पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ें होती हैं और फिर वो स्टोरी बनती है और बाद में आपको बहुत अच्छा लगता है। हम वापस से ट्रैक पे आते हैं। आप मुझे अब ये बताओ कि जब इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना बच्चों का प्यार मिलता है, फैमिली का प्यार मिलता है, तो 3 ऐसे टिप्स बताओ जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में आगे करियर बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तो बहुत सारे लड़कियां हैं, उनको बोलते हैं कि हम शादी उसी से करवाएंगे जिसकी गवर्नमेंट जॉब हो। तो ये वाला एक फैक्टर आ जाता है कि आर्ट में गवर्नमेंट जॉब कैसे लग सकती है। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है ये कि आर्ट में गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। आप पढ़ाई करके भी आर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं रहा अब कि आप गवर्नमेंट जॉब सिर्फ आईपीएस या आईएएस या इन सब चीज़ों की पढ़ाई करके कर सकते हो। तो आर्ट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसमें भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और आपके पेरेंट्स जल्द से शादी भी करवा देंगे। बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये। सेकंड चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जो भी आर्ट में आप काम कर रहे हो, तो जैसे मैं भी अपनी एक-एक चीज़, कोई से छोटा वर्क हो या बड़े से बड़ा वर्क हो, मेरा एक ही माइंडसेट रहता है कि इसको मैं एज़ एन मास्टरपीस बनाऊँगी। तो आप अपना माइंडसेट पहले से क्लियर रखो। आप जो भी बना रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, तो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। आप एनिमेशन में जा सकते हो, बहुत सारी फील्ड है। आप एग्जीबिशंस कर सकते हो, आप सिखा सकते हो, इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हो, यूट्यूबर आप बन सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अभी तो सोशल मीडिया। राइट। एंड थर्ड टिप मैं यही देना चाहूँगी, जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है ना आर्ट करके, तो एक ऐसा लगता है कि अ, सारा सुकून मिल गया। आपने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली, दौड़ा-भागी सब कुछ कर लिया, पर एक आर्ट करके जो सैटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो ज़रूर आप लेना। वो पैसे से या प्राइसलेस ही है, वो आप किसी चीज़ से वो चीज़ फील नहीं कर सकते, वो जो फील आता है। अभी आप बोल रहे थे कि आपने वो ट्रक की इतनी बड़ी अपन ने कहानी सुनी, मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि यार ये लोग कब फ्लाइट से या प्लेन से इनके कलर जाएं और ये लोग बाहर जाके। मैं कर गई थी। ओके। जो इतना डर लग रहा था, फर्स्ट टाइम मैं बैंकॉक गई और वहाँ पर एग्जीबिशन थी और मैं कलर्स ना छोटी-छोटी डब्बियों में लेकर गई थी। तो मैंने पहले मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखती थी कि वो जो मतलब बहुत सारी जो ऐसे प्रोडक्ट्स है, ट्रक्स है, वो मतलब फ्लाइट में ऐसा होता है कि पकड़न है, बहुत ज़्यादा बैन होते हैं। तो मुझे लगा मेरी रंगोली देखकर क्या सोचेंगे, कि पहले देखेंगे कौन सा पाउडर है, ये क्यों पाउडर लेकर जा रही है, फिर मुझे टेस्ट करके बताना होगा, या मैं इनको कैसे समझाऊंगी, मतलब बैंकॉक में मैं लोगों को कैसे समझाऊंगी कि भाई ये रंगोली है। मतलब अगर वहाँ पर स्कैन हुआ तो, क्योंकि रंगोली कोई नहीं जानता। तो ये थोड़ा लगा था मुझे, बट इजी वे में हो गया, सब कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो जल्दी से हम ट्रक के बाद फ्लाइट पे आते। फ्लाइट पे प्लेन था जो। वैसे आप लोग बोल रहे कि कब फ्लाइट पे जाओगे, तो ये भी मुमकिन हो ही जाता इसी लास्ट में। मुझे वही आपसे एक चीज़ और लास्ट में मुमकिन हो जाता कि जो ये डब्बे से लेके जाते, शायद उस प्लेन में भी एक पूरा कंपार्टमेंट या पूरा बोल सकते हैं कि लगेज है, वो हमारे रंगोली से होता। रिसेंटली मिशन इम्पॉसिबल है ये टॉम क्रूज सर की,
तो एक मतलब उन्होंने एक रेफरेंस दिया था कि डेजर्ट में एक शूज़ का प्रमोशन हुआ था, एडिडास के शूट का डेजर्ट में, तो सेम वैसा ही करना है क्या कैसा मतलब कि जो सारा डेजर्ट है यहाँ पे उन्होंने कुछ अराउंड 50-60,000 का पेंट से शूज़ बनाया था, अच्छा डेजर्ट रनर शूज़ के, उसका स्प्रे पेंट से अच्छा उसका प्रमोशन में से हुआ था। तो मोशन पिक्चर्स की टीम जो ने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने शिखा को बोला कि यार अब ये चीज़ें हैं, मतलब हम नेशनली तो चलो संभाल लेते हैं, अरे इंडिया ना अपन देख लेंगे, इंदौर तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, इंडिया फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब इंटरनेशनली बात जा रही है, हाँ करेंगे ना, करेंगे। मेरी तो सारी बातचीत हुई, तो उन्होंने फिर बोला कि हमें चाहिए एक मास्टरपीस जहाँ पे आपको 1 लाख स्क्वायर फीट का टॉम क्रूज का पोर्ट्रेट बनाना है, वो भी रेगिस्तान। और फिर मैंने बोला कि शिखा धूल पे धूल कैसे गिराओ, ओ क्योंकि आप चलोगे तो वो फिसलती है, रेस बिल्कुल फिसल जाती है। और फिर मतलब शिखा जी को फिर वही लाइन आती है जब ये बोलती है, क्या था ना कि किसी चीज पे धूल पड़ जाए तो वो इतिहास बन जाता हाँ। है, क्या था? हाँ मतलब मेरे एक गुरु हैं, गुरु में उनको सर हैं, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी मेरी लाइफ के ऊपर कि किसी वस्तु पर अगर धूल पड़ जाए तो वो इतिहास बन जाती है, पर ये एक ऐसी लड़की है जिसने उसी धूल से इतिहास रच दिया। ये टैक्स मुझे फिर वही लाइन याद आई, तो मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फाइनल थी। हम इंडियन आर्ट को, रंगोली को बहुत मैसिव लेवल पे प्रमोट करते, बट कुछ अनफॉर्चुनेट रीजंस थे हम प्राइवेट लाइफ के, तो फिर उससे हम थोड़ा सा अभी वो बोला कि अभी नहीं हो पाएगा, फिर कभी समझेंगे। बट दे वर वेरी एक्साइटेड, और हमारी जीत उसी में हो गई कि भाई उन्होंने पूरे वर्ल्ड में से हमें अप्रोच किया। और MIB सीरीज, MBA मतलब जो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज है वो बहुत बड़ी सीरीज है, और ज़्यादा मतलब पब्लिक डिमांड में टॉम क्रूज सबके फेवरेट है, तो मुझे ऐसा लगा कि विश कि वो हो, और अभी तक तो जो मांगा है वो दिया ही है ऊपर वाले ने। और कुछ बड़ा पकड़ा होगा ना वहाँ पे। और कुछ अगले पॉडकास्ट के लिए कुछ बड़ा मैं तो वही सोच रहा था कि मुझे पहला पॉडकास्ट है जो इतना एनर्जेटिक हो रहा है, एक तो दूसरा स्टार्टिंग में शान ने बोला कि नहीं भैया आप भी थोड़ा सा नर्वस हो रहे हो, सीरियस हो रहे हो, फन वाले, मैं वो उस जोन से बाहर ही नहीं आ पाया हूँ, अभी तक 30 शूट कर चुका हूँ, बट वो मेरा सीरियस वाला मोड या एक बहुत सिंसियरली डिस्कशन करना, बट जब वो बाउंड्रीज क्रैक करी इसके बोलने के बाद अच्छा ये बताएगा, बट मैंने कहा नहीं बताया मतलब कुछ तो होगा, तो इतना फन लविंग और दोनों के कंटेंट, दोनों की एनर्जी, तो पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं ये पार्ट 2 के लिए कितने सारा कंटेंट बच जाएगा अभी मेरे पास। तो बहुत सारा है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि बीच में अभी छावा मूवी आई थी और कुछ नेटफ्लिक्स के साथ आप लोगों का कोलैबोरेशन हुआ था, तो ये कैसे कैसे हो रही हैं चीज़ें, इन सब के बारे में थोड़ा सा क्विक जल्दी जल्दी बताओ। सो छावा का भी ऐसा था कि जैसे शिखा अभी तक मोर देन 50-60 मूवी प्रमोट कर चुकी हैं। अच्छा हाँ, नेशनली इंटरनेशनली मूवीज ऑलरेडी प्रमोट कर चुकी हैं, बहुत सारी वेब सीरीज प्रमोट कर चुकी हैं जो बाहर की हैं। सो छावा का भी ऐसा था कि हमने एक अभी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उससे वो इंस्पायर हुए थे कि हमें कुछ संभाजी महाराज को भव्यता से दिखाना है, लेकिन वो संभाजी महाराज विकी कौशल देंगे, मतलब मैं प्रमोट है। हमने बोला डन, नेटफ्लिक्स कोलैबोरेशन लेगा, वाओ, पैसा देगा, मतलब वाओ, बोला वाओ। तो देन उन्होंने बोला कि आपको कुछ 17-18,000 स्क्वायर फीट बनाना है, डिज़ाइन उन्होंने दी, डिज़ाइन शिखा ने देखी, मैंने बोला हो जाएगा, बोले हाँ कर दो फाइनल, वही चीज़ हुई। तो जब वो छावा हम लोगों ने बनाई तो मतलब उस समय थोड़ा सा इशू था कि ब्लॉक्स लगे हुए थे, उस समय हमने कारपेट यूज़ नहीं किया था। हम ही फर्स्ट हैं इंडिया में जो कारपेट को इंट्रोड्यूस किया कि भाई उस पर रंगोली और एक कीड़े पर आप नहीं बनाई, हमने कारपेट यूज़ नहीं किया था, वहाँ ब्लॉक्स लगे हुए थे। तो जब वो रंगोली बन के आई तो हमेशा मतलब एक ही चीज़ रहती कि अब जैसे जब वो रंगोली बन रही होती है तो फिर वो पैसा वैसा मोल जा, हमारी साइड से तो कि जब रंगोली गई, पूरी टीम जो उसमें लगी हुई है सब मुझसे बोलते हैं सर सर रिप्लाई क्या है, रिप्लाई क्या है, रिप्लाई। और जब उधर से मैं रिएक्शन भेजता हूँ कि भाई ये रिएक्शन आया, तो सबको लगता है कि हाँ अब मेहनत हमारी खुली हो गई, पैसा ऐसा तो वैसे भी आ ही जाना है। एक आर्टिस्ट को सिर्फ तारीफ चाहिए होती है। तालियां तालियां और तारीफ, राइट। तो वो एक वही, तो जब वो हुआ फिर नेटफ्लिक्स ने प्रमोशन तो था ही कोलैबोरेशन में, नेटफ्लिक्स ने डाला, फिर मैडॉक्स फिल्म ने भी डाल दिया, जिसकी हमने 3-4 दिन पहले ही बात करी थी कि यार मैडॉक्स फिल्म कितनी ज़्यादा मूवीज आजकल प्रोड्यूस कर रहा है। फिर सडनली एक मतलब हमारे जो है बंदा टीम में एडिटर बोलता है कि इसका कॉल है कि क्या बहुत थक गए रे, कॉल है जल्दी इंस्टाग्राम खोलो, क्यों, बोले विकी कौशल ने भी कोलैबोरेशन कर दिया। बोले ये क्या हो गया भाई, तो वो बहुत क्रेजी मोमेंट था सबके लिए, मतलब तभी लगा कि हाँ आपने जो बनाया है उसकी सबने वैल्यू करी है और वो बहुत प्यारा बना है। तो ये इंसिडेंट था हमारा नेटफ्लिक्स वाला।
इतने सारे टीम मेंबर्स होते होंगे तो कैसे ये मैनेज करते हैं, ये इनका डे टू डे लाइफ, आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड, इनके भी तो कुछ रूटीन्स होते होंगे, तो वो सब कैसे मैच होता है इतने सब लोगों का, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स का? पहले मैं ये सोचता था कि यार जैसे क्योंकि मैं एक बिजनेस माइंडसेट से आया हूँ, वहाँ सिखाते हैं 10 लोग 10 माइंडसेट 10 स्किल। मैं जब शिखाज आर्ट में आया तो मुझे लगा कि 50 लोग एक माइंड से एक ही विद करना। मेरा फेस देख के बच्चों के माइंडसेट चेंज होता है। अगर रंगोली में कुछ खराब हुआ, मैं अगर एक पे गुस्सा हुई, सब सरेंडर हो गए। अगर मैं रो दी तो सब बिल्कुल डर जाते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो शान ने मुझे बहुत रोते हुए देखा है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मैं बैठी हूँ, मेरे आंख से आंसू गिरता है, मेरे फेस पे स्माइल रहती है। ये वाला सीन मतलब आई कैन एश्योर यू वन थिंग कि वर्ल्ड में हर लेवल पे बहुत सारी टीम्स हैं, बट शायद जो शिखाज आर्ट की टीम है, मतलब टचवुड हर किसी का ड्रीम हो सकता है कि मुझे ऐसी टीम मिले। छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बच्चा, लड़का हो लड़की हो, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं, बट क्या सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं। मतलब वो मैं तो कभी कभी बोलता हूँ कि जब कोई मिलता है वो क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, मैं तो समझ नहीं पाया। मतलब एक बार इशारा करना होता है, टीम बिल्कुल प्रॉपर काम कर रही है। क्योंकि सब वहीं से उठ के आए हैं, सबको उतना नेम वेम मिला है, सबको वैल्यू पता पड़ गई है कि भाई काम करेंगे, मेहनत करेंगे, दुनिया में हम चमकेंगे। तो मतलब और छोटे मोटे इंसिडेंट जो इनको डे टू डे मैनेज करना है, तो पेरेंट्स तो सब शिखा के भरोसे हैं कि बस शिखा दी अगर नहीं है तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, 7 दिन के लिए जा रहे हो, हमें पता है वापस सेफली आओ। मतलब स्टार्टिंग में ये था कि मतलब मैंने बनाना स्टार्ट किया था, तब इतने ज़्यादा पेरेंट्स से मेरा इंटरेक्शन नहीं होता था, बच्चों का भी इतना नहीं था। तो हर एक पेरेंट के घर पे मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, आपकी बच्ची मेरे साथ जा रही है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, बस ये है कि मैं अपनी आंखों से इनको ओझल नहीं होने दूंगी। अगर ये वॉशरूम में जा रहे हैं तो मैं इनके साथ जाऊंगी। तो जो तब से ट्रस्ट बना हुआ है सभी का मुझ पर। तो मैं इनको ये जब ये शिखा पूरी टीम को केदारनाथ लेके गई, वहाँ से वापस लाई, और उस समय शायद मैं लकी था अनलकी था कि मैं अपने वो मैनेजर वाली जॉब कर रहा था बढ़िया सी। जब मैं स्टेशन पे लेने गया तो मैंने देखा कि जैसे ही शिखा उतरी तो ऑलमोस्ट 14-15 पेरेंट्स ने शिखा के पैर पड़े जाएंगे एंड देवर क्राई। पैर धुलाए उन लोगों ने, पैर धुलाकर पैरों के पूजा कर रहे हैं। मतलब ऐसा फील आया मुझे कि क्या कर दी मुझे। तो फिर मैंने जब 2-3 पेरेंट्स से मैं मिला तो उन्होंने बताया कि मतलब कुछ पेरेंट्स हैं जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं, सब्जी का दुकान लगाते हैं, या ऐसे ही मतलब वही सा है, लेकिन उन्हें सब वहीं से सारा सितारे इनने चमका है जितने भी हैं। तो वो बोले कि आज तक हम उज्जैन नहीं जा पाए और हमारे जीवन का केदारनाथ सपना है जो इस जीवन में पूरा नहीं होगा, लेकिन मेरी 12 साल की बच्ची अगर केदारनाथ होके आ गई है तो हमारे लिए तो आप ही भगवान हो। तो वो एक इंसिडेंट था कि हम मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि शायद हम ये काम कर रहे हैं तब भी भगवान हम पे प्रसन्न है। तो अब ये एक इंसिडेंट था जो मतलब जैसे जो हार्ट टचिंग इंसिडेंट रहा तो ऐसे कि ये भी मतलब बहुत सारे मैंने देखा है कि जॉब कर रहे हैं तो या बिजनेस है लोगों के, वो अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं। तो स्टार्टिंग से मेरे मन में एक ही चीज़ थी, या तो फैमिली को टीम बना लो या टीम को फैमिली बना लो। तो मैंने फैमिली को टीम तो बना लिया और जितने टीम मेंबर्स हैं उनको फैमिली बना लिया है। और मज़ा कब आता है, जैसे आईफोन का क्रेज़ बहुत था, जो छोटे छोटे बच्चे हमारी टीम में आईफोन है तो इन्होंने एक बार में 7 बच्चे सातों को आईफोन दिलाया। और जो 2 लड़के हैं बाइक का बड़ा शौक है तो 2 बाइक दिलाई। एक अभी है हमारे इसमें जिसको फ्लाइट एक सपना था, क्योंकि ये कलाई नगर में रहते हैं, डेली फ्लाइट उड़ते उड़ते देखते हैं। तो हमको सिर्फ उसका एक्सप्रेशन देखने थे, हम लखनऊ में गए थे यूपीजी के इवेंट में भी अमर उजाला का, तो उसका एक्सप्रेशन देखने थे भाई फ्लाइट में बैठेगा तो क्या रिएक्ट करेगा। तो उसको फ्लाइट में दिखाया, वो पूरे फ्लाइट में पगला रहा है, मम्मी को वीडियो कॉल कर रहा है। मैं बोलूँ भाई थोड़ा सा, बोले तुझे कुछ थोड़ा बड़ा नहीं होना, हम कब में ये मतलब होता है हर किसी राइट, वो सबका हीम रहता है कि भाई मेरे पूरे परिवार में कोई नहीं बैठा और मैं आई एम द फर्स्ट वन जो कि बैठ रहा है। मुझे लगता तो है ये चीजें पूरी कराने में बड़ा मजा भी आता है। हाँ, मैंने सारा एक्सपीरियंस किया है फर्स्ट टाइम, बट अब वो टीम मेंबर्स को एक करवाना हाँ वो करवाना है, जो खुशी है ना वो अलग है। मतलब इस चीज को हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पाए, नहीं कर सकते, ये वही प्राइसलेस भी, और ये केवल आप लोग ही फील कर सकते हो, या जो दूसरे की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहा है वो ही ये सब चीज़ों को फील कर सकता है। इसके अलावा तो इसका कोई प्राइस नहीं है, कोई कोई पावर ये चीज़ फील नहीं करवा सकती किसी को कि मैं पावरफुल हूँ तो ऐसा फील कर लो। ये आपका और मेरा, मुझे कई चीज़ें करके अच्छी लगती हैं तो वो मुझे ही लगेंगी,
वो मेरा फॉर्म अलग हो सकता है, आपका फॉर्म अलग हो सकता है, बट अभी जैसे विराट कोहली को देखा आपने, विराट कोहली की भी अभी रिसेंटली जो रंगोली बनाई है, तो वो उस दिन मोमेंट था उसके लिए, 18 साल। विराट कोहली आरसीबी जीती, विराट कोहली सर ने मेरी रंगोली उनके चैनल पर डाली थी, अच्छा। स्टोरी डाली थी। उस दिन भी मतलब ये वाला इंसिडेंट एकदम से याद आया। उस दिन ऐसा था कि विराट कोहली सर, उन्होंने मेरी रंगोली देखी देखी तो देखी, उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने स्टोरी लगाई। वो वेरी शॉक्ड कि इसके पीछे की जो स्टोरी की जो आकाश चोपड़ा जी कमेंटेटर क्रिकेट रह चुके हैं, उन्होंने उनकी वाइफ के बर्थडे पे शिखा से रंगोली बनवाई थी, गिफ्ट की थी उनको। तो ही टोल्ड मी कि मतलब वो रंगोली डाली उससे पहले परमिशन लिए अच्छा। कि उन्होंने उनके व्हाट्सएप पे हम कनेक्टेड है, तो उन्होंने बोला कि भाई वो ऐसा ऐसा चाह रहे, तो मैं लगा भाई इसमें पूछ क्या रहे हो आप, तो हम तो पागल हो जाएंगे सब अगर डालेंगे। तो विराट सर ने 24 आवर्स तक वो स्टोरी विथ प्रॉपर क्रेडिट शिखा की अपने इंस्टा हैंडल पे रखी थी, जिस इंस्टा हैंडल का 283 मिलियन। उस टाइम पे कुछ 176 मिलियन थे, मतलब 3 साल पहले की बात है, शायद ये 2 से 3 साल पहले की, 2 साल पहले की बात है। अच्छा। तो अलग ही खुशी थी। हम लोग इंदौर से हैं सब लोग, हम लोगों की एक लैंग्वेज अपने आप में ही फेमस है, आ रहा है जा रहा है क्या कर रहा है। अब आप लोग तो इस लेवल पे जा चुके हो कि इतनी कंट्रीज घूम चुके हो, या अलग अलग टाइप के इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स आपको मिलते होंगे, तो हम लोग कई बार वो रील्स देखते हैं ना कि जिसमें इन्फ्लुएंसर्स की समिट हो रही है, मींस वो चैंपियंस ऑफ चैंपियन मिल रहे हैं एक जगह। तो वहाँ के एक्सपीरियंस कैसे रहते हैं आप लोगों के, क्या होता है उन समिट्स में? तो मैं बताता हूँ, सारे एक्सपीरियंस शिखा के साइड से मेरे पास आए हैं। सो हम दुबई गए थे, एक इन्फ्लुएंसर ही मीट थी, हम दुबई गए थे, तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमारी फ़्लाइट अलग अलग कर दी थी। अच्छा। और वो मेरा फर्स्ट मीटअप था जहाँ पे मैं सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखने वाला था, ठीक है। और बहुत नर्वस था कि भाई वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। दो मेरे पास में बैठे थे, मुझे पता भी नहीं था कि वो इन्फ्लुएंसर है, मतलब उस समय नहीं पता इन्फ्लुएंसर है। हमारी फ्लाइट वहाँ पहुँची, हम उतरे, तो क्योंकि हम दोनों को लेने लिमो आई थी, वहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर थे जिनके शायद 100 के 200 के फॉलोअर्स थे। बड़ा ड्रामा मचाया था उन्होंने, मेरे लिए कार नहीं आई है। दुबई की बस भी भाई अपने आगे लग्जरी है, तो समझ रहे हो, दुबई की जो बस में भी आप बैठो तो लग्जरी, मेरे लिए कार नहीं है। इतना ड्रामा किया। फिर वहाँ से हम थोड़ा आगे निकले, जब और मीटिंग में बैठे, कुछ लोगों के साथ बैठे, तो एक वो चीज़ होती कि जो अ, मालिक की कृपा से हमारे अंदर नहीं है और नहीं आनी चाहिए, एक जो अकड़ आ जाती है, या आप में एक शो ऑफ वाली बात आ जाती है कि शायद कुछ लोगों को नहीं पता था कि हम लोग कौन हैं, हमको नहीं पता था वो लोग कौन हैं। तो मैंने देखा कि जिनके 50 के हैं, 100 के हैं, वो भी मेहनत वाली ही चीज़ है, लेकिन अगर वो आपको वहाँ तक लेके गए तो आपको उसकी वैल्यू करना चाहिए। बहुत ड्रामा कि भाई मेरे को ये वाला रूम नहीं दिया आपने, मुझे ये वाली ये चीज़ नहीं दी, ये कारण थी। तो जब उनको ये पता चला, जब हमारा सबका इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई हम कौन है, तो ना शिखा ने बताया कि उस समय 11 मिलियन थे, बोले मैंने 11 मिलियन है, तो देवर लाइक कि क्या बात कर रहे हो, मतलब 4 कुर्सी एक साथ खाली हुई थी हम लोगों के लिए, कि क्या बात कर रहे हो। तो एक वो मुझे फील है कि शायद ये जो रिएक्शन बना ना, वो अगर पहले से हम टेंट्रम दिखाते तो उतना मजा नहीं आता। उसमें भी एक तो हिट हो ही गई थी जो पुनव पांडे जी ने की थी हम लोगों के साथ। अच्छा, अब ऐसे ही था कि हम बहुत चिल मोड में थे, क्योंकि हम बाली से आए हुए थे, नेक्स्ट डे हमारा दुबई था, तो हम वैसे भी थके हुए थे। तो रूम के लिए बहुत भगदड़ चल रही थी कि भाई, क्योंकि बहुत नाटक करते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आजकल एक साथ बहुत सारे क्यों? इन्फ्लुएंसर्स हो गए थे। इतने नाटक करते क्यों है, सबको सब चीज़ मिलेगी, और जहाँ आप बैठे वो भी 5 स्टार लॉबी है, तो इतना क्यों वो टेंट्रम दिखा। मेरे को ये रूम नहीं दिया, मेरा ये वाला था, हम दोनों बैठे हुए थे कि हमें पता था कि कोई सा सूट सूट होगा हमारे लिए। अब बहुत देर हो गई, कुछ लोग मेरे को उकसाने आ गए कि क्या कर रहे हो आप, ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, अपना रूम का बोलो, ये करो। अल्लाह, जब इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर मुझे रूम का बोलना ही पड़ा, तो फिर मैं इन्फ्लुएंसर क्या रहता था। राइट, तब उन्होंने हमको की दी, जहाँ पे टीवी पे लिखा था वेलकम पूनम पांडे, एंड आई व्हाट, ये सीखा कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होगी अपने साथ, इसके लिए प्रिपेयर है ना। क्योंकि जो क्लाइंट है वो भी आपको इतना लोगों को बुला रहा है भाई, इतनी चीजें मैनेज कर रहा है, उससे गड़बड़ी होगी। तो इन्होंने बोला हाँ, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, वेलकम टू पूनम पांडे। बोला पूनम पांडे की बास्केट वास्केट वहाँ सजा हुआ था। थोड़ी देर बाद हम जब वहाँ से सफारी के लिए निकले, डेजर्ट सफारी के लिए, 3 घंटे बाद, 3.5 घंटे बाद कॉल आया, शान सर कहाँ, क्या हो गया।
बोले पूनम मैडम बवाल कर रखे हैं आप। ओ तो उनको उनके ड्रीम की की चाहिए और हम दे नहीं सकते क्योंकि आपका स्टाफ के पास है। मैंने बोला भाई 2 ट्रॉली है, निकाल दो, जिस रूम में शिफ्ट करना है कर दो। और उनको, क्योंकि मुझे पता है कि नो हेट फॉर पूनम पांडे, पर मुझे पता है कि शायद कुछ आर्टिस्ट है, कुछ ऐसे रहते हैं जो लाइमलाइट के लिए कुछ ना कुछ बहुत मेहनत करके अगर आप आया तो उसकी वैल्यू हमेशा करो। मिलेगा। जो आपको बुला रहा है उसकी भी वैल्यू हमेशा करो। और इतना अगर आप करते हो तो अलग ही हाईलाइट हो जाते हो और वैसे भी आप अलग ही हो जाते हो। पर वो छपरी इन्फ्लुएंसर बनो बस। अगर इन्फ्लुएंसर हो तो अगर सोसाइटी पे कुछ इन्फ्लुएंस डाल रहे हो तो वैसे अपने रखो, वेल्दी भी रखो। जितना मैंने अभी जो चैनल देखा है आपका, तो इतना अलग अलग, जैसे मैं भी क्राइम ब्रांच का एक वीडियो देखा था जो क्राइम ब्रांच के साथ आपका शूट हुआ, तो उसमें मुझे बहुत नॉलेज मिला। तो आई होप कि आने वाले 1-2 साल में, 3 साल में ये चैनल एक बहुत बड़ा समुद्र बनने वाला है नॉलेज का, जहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप इस चैनल पे आएंगे और आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और इतने सारे एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करे इस प्लेटफॉर्म पे। और थैंक यू सो मच सभी लोगों ने हम लोगों का पॉडकास्ट आखिरी तक देखा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे शो पर जो भी गेस्ट आते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस हम लोग आप तक पहुँचा पाते हैं, वो आपके सब्सक्राइबर से ही पॉसिबल है कि हम और बड़े गेस्ट और उनके लाइफ एक्सपीरियंस को आप तक शेयर कर पाएँ। तो एक फाइनल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उन लोगों से ज़रूर शेयर करें जो बच्चों को आर्टिस्टिक फील्ड में नहीं जाने देना चाहते हैं, या जिन बच्चों का इंटरेस्ट है आर्टिस्टिक फील्ड में बट पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमने यही देखा कि आर्ट की फील्ड में भी शिखा और शान ने इतना बड़ा नाम किया है कि वो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू सो मच।